मुझे खुशी इस बात की है ना, अपने जो पॉडकास्ट है उसका नाम है डीप टॉक, और डीप माने होता है गहरा। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि हम चीजों को गंभीरता से और गहराई से बात कर पाए, क्योंकि उस तरह पूछने वाले भी होने चाहिए और उस तरह के सुनने वाले भी होने चाहिए। हर आदमी सक्सेस को ढूंढ रहा है और सक्सेस के पीछे भाग रहा है, जी। दौड़ रहा है। हाँ, भाग रहा है, वैसे तो दौड़ नहीं रहा सर, वो दौड़ेगा तो पहुंच जाता है। सक्सेस क्या है? सर 2-3 चीजें, फिर हम कहते हैं बेसिक्स। जब हमें बेसिक क्लियर होंगे ना सर, तो हमारी सारी समस्याएं। पैसा जो है, पैसे से हैप्पीनेस नहीं मिल सकती लेकिन लग्जरीज मिल सकती जी है। बिल्कुल। आजकल सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं और उसके लिए वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं। उनको हर तरीके का स्ट्रेस है, कोई न्यूज़ आ गई तो उसका स्ट्रेस है, मार्केट में ज़रा सा लॉस हो गया तो उसका स्ट्रेस है, लेकिन उसे एक्चुअल मायने में उसको हैंडल कैसे करते हैं? अच्छा मैम, 2 चीज़ें हैं। पहला जो आपका सवाल का पहला पार्ट था, मुझसे सवाल पूछा गया सर कि पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या राय है? मैंने कहा बिल्कुल गलत। भागना नहीं चाहिए, दौड़ना चाहिए पैसे के पीछे। स्वागत है एक नए पॉडकास्ट द डीप टॉक्स में आपका, जहां दोस्तों हम बातें करते हैं विभिन्न विभिन्न टॉपिक्स पर, जहां पैसे से लेके आपके अपने व्यक्तित्व के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में, आपके और आपसे जुड़ी हुई आम डे टू डे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। आज जो स्पीकर हमारे बीच में हैं, दोस्तों वो बहुत ख़ास हैं। हम इनसे पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि जब ये बोलते हैं तो बिल्कुल एकदम बेबाक बोलते हैं और ये सबकी बोलती बंद करा देते हैं। दोस्तों स्वागत करते हैं अमर चौधरी जी का। और इनको बुलाने का एक बहुत ख़ास कारण है कि एक पिछली बार वाला जो पॉडकास्ट था उसमें आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत लोगों ने कमेंट किया कि इन्हें दोबारा बुलाइए, तो इन्हें दोबारा बुलाया गया है। दूसरा, मेरी तरह ये भी मानते हैं और मैं उन लोगों को कहता हूँ कि आप ठीक नहीं कह रहे हो जो कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता। दोस्तों, आज की तारीख में पैसा अगर है तो ही खुशियाँ हैं, पैसा है तो ही लाइफ में सब कुछ है। मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, जो ये कहता है कि अगर रोना है तो बंगलो में रोइए या मर्सिडीज़ में रोइए, मारुति 800 में रोने का या बस में रोने का कोई मतलब नहीं है। तो खुशियाँ पैसे से संबंधित हैं, ट्रेडिंग भी आप लोगों की पैसे से संबंधित है। तो दोस्तों, अगर माइंडसेट को कंट्रोल किया, जैसे कि आप मेरी हर पॉडकास्ट में सुनते रहते हैं कि माइंडसेट को कंट्रोल करा तो स्ट्रैटेजी काम करेगी, ट्रेडिंग में आप तभी कामयाब होएँगे। तो दोस्तों, आज अमर जी से सीखेंगे कि किस तरीके से अपने माइंडसेट को समझें, किस तरीके से पैसे की अहमियत को समझें और किस तरीके से समझें कि पैसा हमें आकर्षण की तरह मिलता रहे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी कुछ बातें करेंगे, कुछ बातें करेंगे कि पैसा कैसे कमाया जाए। ज़रूरी नहीं है कि जो आप और मैं सोच रहे हैं वो वही सही है, इनकी भी सुन लेते हैं ये क्या कहते हैं। तो स्वागत करते हैं अमर चौधरी जी का। नमस्कार अमर जी। सर मैं बहुत-बहुत नमस्कार आभार अमर व्यक्त जी। करता हूँ आपका और मैम का, मुझे दोबारा ये मौका देने के लिए। आप जैसी शख्सियत के साथ मंच साझा करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है माय सर। प्लेज़र। बहुत-बहुत आभार सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बात ही बहुत अच्छी छेड़ दी सर। हालाँकि वो पीछे हमने उस पे चर्चा की थी, पर दूसरा एग्ज़ाम्पल बदलते हुए मैं उसको देता हूँ, जो अभी आप पैसे वाली बात कर रहे थे, गाड़ी में रोना, उसका रोना। अभी पिछली बार का एक एग्ज़ाम्पल था, लेकिन उसको मैं थोड़े दूसरे फ़ॉर्म में देता हूँ। सवाल ये था, उसमें किसी ने एक सवाल पूछा कि भई पैसे से आपको देखिएगा कैसा बोलते हैं कि पैसे से खुशी नहीं मिलती। अच्छा, उसको और पावरफुल बनाने के लिए डायलॉग क्या जोड़ देते हैं मैम? पैसे से सच्ची खुशी नहीं मिलती। तो फिर पैसे का करोगे क्या? तो मैंने पूछा, पलट के मुझसे किसी ने सवाल पूछा, तो मैंने उनसे पूछा, "भई पानी पीने से भूख मिटती है क्या?" बोले, "जी नहीं।" तो मैंने कहा, "आज से पानी पीना बंद।" तो बोले, "जी मतलब?" मैंने कहा, "अच्छा बताओ, कपड़े पहनने से बुखार उतरता है क्या?" बोले, "जी नहीं।" तो मैंने कहा, "आज से कपड़े पहनना बंद।" मैंने कहा, "भाई पानी से अगर भूख नहीं मिटती तो मैं पानी भूख मिटाने के लिए पी भी तो नहीं रहा। मैं तो पानी प्यास बुझाने के लिए पी रहा हूँ। कपड़े से बुखार नहीं उतरता तो मैं कपड़ा बुखार उतारने के लिए पी भी तो नहीं रहा। मैं भी कह रहा हूँ पैसे से सच्ची खुशी नहीं मिलती, पर मैं पैसा खुशी के लिए थोड़ी कमा रहा हूँ। पैसे से लग्जरी मिलती है, पैसे से सुख मिलता है, पैसे से गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, पैसे से कार मिलती है, हवाई जहाज मिलता है। तो पैसे से मैं ये चीजें खरीदूंगा। खुशियां परिवार से मिलती हैं, खुशियां दोस्तों से मिलती हैं, खुशियां व्यवहार से मिलती हैं, खुशी मैं वहां से ले लूंगा। पैसे को आप इससे कनेक्ट ही क्यों कर रहे हो? इसका लेना देना ही क्या है आपस में? तो आपने बहुत बड़ी बात कही, जो पैसे से मिलता है हम वो पैसे से लेंगे। और मैं तो ये भी मानता हूँ सर, जो आप कह रहे थे कि जब मेन गेट से गरीबी एंट्री करती है तो प्यार खिड़की से कूद के भाग जाता, पता भी नहीं चलता कहाँ चला गया।
तो हमें फ़िल्मी डायलॉग से जितना बच जाए उतना अच्छा है। और अगर आप दीपक सर नोटिस करें पूजा मैम, एक देखो कितनी बड़ी ट्रैपिंग करते हैं ये लोग। आप सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ देखिएगा, अमीर कपल को दिखाया जाएगा गाड़ी में बैठे हैं बीएमडब्ल्यू में, और उन्हें झगड़ते हुए दिखाया जाएगा, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बाल नोच रहे हैं एक-दूसरे के। फिर वहीं से साइकिल पे दिखाए जाएँगे गरीब कपल, और वो हँसते मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। मैंने कहा यार एक बार हमारे गाँव में भी आके देख लो यार, आओ चलो हम भी मिलवाते हैं, हमें भी तो बताओ कहाँ ऐसा हो रहा है। तो ट्रैपिंग ऐसी कर दी जाती है जैसे उनकी लड़ाई का कारण बीएमडब्ल्यू है। अगर उन पे बीएमडब्ल्यू नहीं होती तो ये भी साइकिल पे हँसते हुए जा रहे होते। ये साइकिल पे इसीलिए लड़ रहे होते कि बच्चों की फीस नहीं गई, ये साइकिल पे इसलिए लड़ रहे होते आज सब्जी नहीं बनी, ये साइकिल पे इसलिए लड़ रहे होते मेरे पास चप्पल नहीं है। अल्टीमेटली अगर वो लड़ रहे होते तो लड़ ही रहे होते, पैसे का उससे कोई लेना देना था नहीं। तो हमें तो बस इस टैपिंग से बचना है सर। बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट कहा है। अमर जी, अभी आपने बताया कि भई पैसा जो है, पैसे से हैप्पीनेस नहीं मिल सकती लेकिन लग्ज़रीज़ मिल सकती जी हैं। बिल्कुल। आजकल सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं हुँ, और उसके लिए वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं। उनको हर तरीके का स्ट्रेस है, कोई न्यूज़ आ गई तो उसका स्ट्रेस है, मार्केट में ज़रा-सा लॉस हो गया तो उसका स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो होगा ही होगा बिल्कुल क्योंकि डेफ़िनिटली हम होगा जी। ह्यूमन बीइंग हैं, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन उसे एक्चुअल मायने में उसको हैंडल कैसे करना है? अच्छा मैम 2 चीज़ें हैं। पहला जो आपका सवाल का पहला पार्ट था कि पैसे से हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। मुझसे अभी पिछले एक पॉडकास्ट में एक बड़ा शानदार सवाल पूछा गया। मैं उस बात को कनेक्ट करता हूँ फिर आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। मुझसे सवाल पूछा गया सर कि पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या राय है? मैंने कहा बिल्कुल गलत है। भागना नहीं चाहिए, दौड़ना चाहिए पैसे के पीछे। बोले जी मतलब? भागने और दौड़ने में क्या फ़र्क है? मैं बताता हूँ सर, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया सर आपने। सर आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, हम कहीं जा रहे हैं और कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाए। हम अच्छा एक चीज़ मैं उससे पहले बता दूँ सर, हमें लगता है ये तो दोनों एक ही शब्द हैं, और मेरा ये मानना है दीपक सर, पूजा मैम, कि धरती पे, इस दुनिया में 2 शब्द आपस में पर्यायवाची होते ही नहीं, कभी नहीं होते सर। जैसे कहते हैं ना, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि पानी का पर्यायवाची क्या है? जल। जल है। पर्यायवाची उसको बोलते हैं जिनका दोनों का एक ही अर्थ हो। मैम कभी आप शिव जी पे गए, मतलब मंदिर गए हों, शिवलिंग पे लोटा लेके गए होंगे, तो क्या चढ़ाने गए थे आप? जल। सर पानी चढ़ाने क्यों नहीं गए? आपने ये क्यों नहीं बोला जी पानी चढ़ाने गया था? सूरज को क्या देते हैं हम लोग? जल। क्यों मैम पानी क्यों नहीं देते? अगर दोनों एक ही अर्थ हैं, तो कभी बोल के देखो ना कि मैं सूरज को पानी चढ़ाती हूँ। वैसे ये कितनी छोटी-सी बात है लेकिन कितनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ पूजा में। मैम इस बिल्कुल आपने बहुत बड़ा पॉइंट उठाया इस पे। गंगा जी से हम क्या लेकर आते हैं? जल। जल। पानी क्यों नहीं लाते सर? एक्चुअली सर जब पानी का पर्पस किसी के पैर धोना या किसी की प्यास बुझाना है, तब वो पानी है। पर जब उसमें आस्था जुड़ जाए, जब उसमें विश्वास जुड़ जाए, जब उसमें भरोसा और धर्म जुड़ जाए, फिर वो जल बन जाता है, फिर वो पानी बचता नहीं है एक्चुअली। हमें लगता है ये दोनों एक शब्द है, एक शब्द कहाँ है? ज़मीन आसमान का अंतर, कभी आप एक जगह प्रयोग करके दिखाइएगा आप इसको मुझे। मेरा पॉइंट ये ऐसे ही भागना और दौड़ना है सर। हमें लगता है दोनों एक ही तो शब्द है, नहीं सर। कुत्ता हमारे पीछे भगा, कुत्ता हमारे पीछे पड़ा, हम क्या करते हैं उस समय? दौड़ते हैं, भागते हैं? दौड़ते हैं। और फिर से सोच के देखना मैम, भागते हैं। भागते हैं, कभी भी नोटिस करना। अच्छा पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, क्या करेंगे हम लोग? दौड़ेंगे, भागेंगे? भागेंगे। भागेंगे सर। और जब सुबह हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं सर, जूते पहन के, ट्रैक सूट पहन के, तो क्या करते हैं ग्राउंड में? दौड़ते हैं। दोनों में अंतर बताइए सर। जब इस एक्टिविटी के पीछे कोई पर्पस ना हो, कोई रीजन ना हो, कोई प्लानिंग ना हो हमारी, और तब हम रैंडमली वैसे ही भाग लें, दैट इज कॉल्ड भागना। पर जब इसी एक्टिविटी के साथ प्लानिंग जुड़ जाती है, इसी एक्टिविटी के साथ पर्पस जुड़ जाता है, रीजन जुड़ जाता है, सेम एक्टिविटी बन जाती है सर दौड़ना। और अब इन दोनों में अंतर बताता हूँ सर। भागने में भी पसीना आता है, भागने में भी सांस फूलती है, भागने में भी इंसान तंग होता है, अटैक भी आ जाएगा, पर अफसोस वो कहीं पहुंचता नहीं। पर दौड़ने से गोल्ड मेडल मिलता है, दौड़ने से ग्रोथ मिलती है, दौड़ने से तरक्की मिलती है। मुझे दुख इस बात का है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं मैम, इसलिए उन्हें पैसे से हैप्पीनेस नहीं मिल रही। जिस दिन लोग पैसे के पीछे दौड़ना शुरू कर देंगे, और दौड़ने का, अब मैंने एक वर्ड यूज किया है सर यहाँ, पर्पस। बड़ी कमाल की एक चीज बताता हूँ मैम, पर्पस का जरा सिनोनिम्स बताइएगा क्या है मैम? पर्पस। पर्पस की जैसा कोई दूसरा शब्द सिनोनिम्स हो पर्यायवाची? इस चीज़ का जैसे हम पर्पस। बोलते हैं गोल या टारगेट, पर्पस, भाई आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है? तो उसी में क्या बोलते हैं हम, आपका पर्पस पर्पस क्या क्या है? है? अब लोगों को लगता है कि गोल और पर्पस दोनों सिनोनिम्स हैं। मैं कहता हूँ नहीं है, ये दोनों भी सिनोनिम्स नहीं है, इन दोनों में भी ज़मीन आसमान का अंतर है। अब मैं बताता हूँ। मैम 2 लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा, तो दोनों का गोल क्या है सर? कि यूपीएससी क्लियर करना, आईएएस बनना। आईएएस बनना। दोनों का गोल सेम हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है सर दोनों का पर्पस भी सेम हो। पर्पस ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है मैम। एक का पर्पस हो सकता है कि आईएएस बनते ही इतनी रिश्वत लूँगा, इतना पैसा कोटूँगा कि अगली 7 पीढ़ियों को उतार दूँगा।
एक का पर्पस हो सकता है सर अपने देश गांव सेवा। के लिए काम करूंगा, देश सेवा करूंगा, लोगों की हेल्प करूंगा। गोल लोगों के सेम होते हैं पर पर्पस पर्पस अलग अलग होते हैं। इसलिए पैसे के पीछे दीपक सर जिस पॉइंट, एक्चुअली मुझे आपकी एक सबसे बड़ी खूबी जो लगती है सर, आप पैसे की केवल मेटेरियलिस्टिक वैल्यू की बात नहीं करते, आप उसकी बिहेवियरल पार्ट पे भी बात करते हैं, आप उस माइंड सेट पे जो आप कह रहे थे। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, किसी ने मुझसे पूछा कि सर पैसा तो लोग बेईमानी से भी कमा लेते हैं, तो फिर इसका मतलब फिर तो ईमानदार आदमी तो बेवकूफ़ है। मैंने कहा नहीं, ध्यान से सुनिएगा, पैसे से दो चीज़ें हासिल होती हैं सर, एक एल मतलब लग्जरी और पी मतलब प्राइड। तो मेरा ये कहना है सर, अंबानी कितने करोड़ की गाड़ी में चलता है सर? अंबानी साहब, मुकेश अंबानी कितने करोड़ की गाड़ी में चलते होंगे? 15-20 10, करोड़। 12, 15 करोड़ की। तो भारत का सबसे अमीर आदमी, एशिया का सबसे अमीर आदमी कितने करोड़ की गाड़ी की लग्जरी के मजे ले रहा है सर? 10 करोड़। 10 करोड़ की। सर उसका ड्राइवर कौन सी गाड़ी में चल रहा है? कितने करोड़ की में? वो भी 10 करोड़ में चल रहा है। लो, ड्राइवर भी 10 करोड़ की गाड़ी के मजे ले रहा है, वो भी लग्जरी के। फिर अंबानी ने क्या कर लिया इतना बड़ा आदमी बन के? मैं बताता हूँ सर क्या कर लिया। एक्चुअली लग्जरी दोनों ने सेम फील करी है, पर एक चीज और होती है सर, प्राइड, जो दूसरी चीज मिलती है पैसे से। जब वो 10 करोड़ की गाड़ी रुकती है ना, और गाड़ी का गेट खुलता है, तो 25 लोग खड़े होते हैं अंबानी जी को लेने के लिए छाता लेकर। ड्राइवर कहाँ गया पता भी नहीं चला। तो एक्चुअली पैसे से जब हम लग्जरी ले लें, तो उसके बाद अगला पर्पस होता है प्राइड। विजय माल्या के पास अरबों रुपए की लग्जरी तो है सर, पर उसे आज भी मालूम है अगर किसी पब्लिक इवेंट में चला गया तो लोग चोर चोर चिल्लाते हैं। आपने देखा होगा, एक घटना घटी थी, वो जी। प्राइड फील नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप पैसे के पीछे पर्पस जोड़ लेते हैं, जब आपको पैसा केवल आपका गोल ना हो, पैसा आपका पर्पस भी क्लियर कर दे कि ये जो मैं करोड़ों रुपए कमाने की सोच रहा हूं, अगर उसका पर्पस क्लियर हुआ मैम, तो फिर उसी पैसे से हैप्पीनेस भी मिलती है। जिस पैसे से लग्जरी मिल रही है उसी से भी हैप्पीनेस मिलेगी। तो पहले तो हमें पर्पस होना चाहिए, गोल नहीं, पर्पस क्लियर होना चाहिए। आपका 1 करोड़ कमाना गोल है, पर सवाल है उसका पर्पस क्या है? क्या आप किसी की मदद करने के लिए कमा रहे हैं? क्या आपको दादाजी ने ज़मीन बेच दी थी उसे वापस लेने के लिए कमा रहे हैं? आपका आखिर पर्पस क्या है? मैं तो ये रील देखता हूँ सर, रील में लिखा होता है, पहले एक मकान की बहुत शानदार फ़ोटो दिखाई जाएगी, और उस फ़ोटो पे लिखा होता है, एक दिन ऐसा ही मकान बनाऊँगा और रिश्तेदारों को जलाऊँगा। मैंने कहा तेरा पर्पस ही ये मकान बनाने के पीछे कि रिश्तेदारों को जलाना है? इतना घटिया पर्पस लेके ज़िंदगी जी रहे हो और फिर कह रहे हो मुझे स्ट्रेस ना हो। तुम्हारा तो पर्पस ही घटिया था। तुम कह रहे हो कि एक दिन ऐसा मकान बनाऊंगा और पड़ोसी को जलाऊंगा। अरे भाई, जिस काम के पीछे इतनी घटिया सोच हो, उसके तो स्ट्रेस ही होना है मैम। आप पैसा कमा लीजिएगा, फिर भी आदमी स्ट्रेस में ही रहने वाला है, ऐसे वाला आदमी। तो जिस दिन हमें पर्पस क्लियर हो गया, उस दिन हमें स्ट्रेस होना बंद हो जाएगा। मैं जड़ पे बात कर रहा हूँ मैम, मैं उस प्रोसेस पे बात कर रहा हूँ जहां से वो समस्याएं पैदा होती हैं। हमारी समस्या क्या है मैम? इस छत में ऊपर छेद हुआ, उससे पानी टपकना शुरू हुआ सर, तो यहाँ गड्ढा पड़ा। अब मैंने क्या देखा, अरे गड्ढा हो रहा है, तो हमने क्या किया, मैंने एक मुट्ठी मिट्टी ली, मतलब सीमेंट लिया और इस पे डाल दिया। मैं शाम को आया, गड्ढा इतना बड़ा हो गया। अब मैंने क्या किया, अरे क्या करूं, फिर मैं एक पॉलीथीन में सीमेंट लाया, फिर इसको भर दिया। फिर अगले दिन आया, गड्ढा इतना बड़ा हो गया, तसले से डाला, फिर आप यहाँ ट्रक भी डाल देंगे तब भी बंद नहीं होने वाला। अगर मैं सिर्फ एक मुट्ठी सीमेंट वहां डाल देता, तो ये गड्ढा ही बंद हो जाता। एक्चुअली जिस दिन हमें ये समझ में आ गया इसकी जड़ क्या है, आखिर मुझे स्ट्रेस है क्यों, ये ईर्ष्या नाम की चीज मेरे अंदर आ क्यों रही है। स्ट्रेस की जड़ भी देखिएगा मैम, कहीं ना कहीं स्ट्रेस के पीछे एक जड़ और भी होती है, ईर्ष्या, जेलसी। बिल्कुल, क्योंकि आजकल हम लोग अपना जैसे अगर हम कुछ अच्छा भी लेके आए हैं, तो भी हम उसे प्रेज़ेंट नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि दूसरा इसको देख के जेलस होगा और हमें एक नेगेटिव एनर्जी अच्छा, देगा। ये जो आप इतनी कमाल की बात कह रहे हैं मैम, ये भी एक ट्रैपिंग है। वैसे मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबके दिमाग में एक फितूर भर दिया गया है कि पहले भगवान ने तुम्हें अकेले को बनाया, फिर जो बाकी के 7 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,999 ये मुझसे चिढ़ने के लिए पैदा किए हैं। सबको ऐसा लग रहा है सब मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं, खामखा लीजो दीजो कुछ है नहीं। मैं तो बल्कि पूजा मैम इस पे कहता हूँ दीपक सर, मैंने कहा मेरे दोस्त, जेलसी तो कमानी पड़ती है। मैं इस पे दीपक सर ये कहता हूँ, मैंने कहा मेरे भाई अभी तो हम इस लायक ही नहीं हुए कि कोई हमसे चिढ़े। मुझसे एक बार किसी ने कोई लाइन बोली और मुझसे बोला अमर भाई इस बात को दिल पे मत लेना। मैंने कहा मेरे भाई अभी तो कान पे भी नहीं ली, कहा दिल तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा तुम हो कौन भाई, तुम्हारी बात को मैं दिल पे कैसे ले जाऊं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा तुम्हें दिल तक आने में, कान तक ही नहीं आए अभी तो आप। और किस लेवल पे हमें गलतफहमी हो चुकी है वो बताता हूँ। इसमें एक वर्ड यूज करूंगा सर, और वो प्रैक्टिकल है, लेकिन मुझे मर्सिडीज गाड़ी का जिक्र करना पड़ेगा। मैं और मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, सुमित सर मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं। शाहजहाँपुर एक जगह पड़ती है सर मध्य प्रदेश में, हम वहां से आ रहे थे। मतलब क्या लगता है आदमी को लोग कितनी ईर्ष्या कर रहे हैं।
तो उनके एक दोस्त की गाड़ी थी मर्सिडीज, हम उसमें आ रहे थे, आगे एक टेम्पो चल रहा था मैम, छोटे वाला, छोटा हाथी नहीं होता सर, उसमें पीछे लिखा हुआ था जल मत पगले किश्तों पर है। मैंने सुमित सर की तरफ देखा और मैंने कहा सर इस लोडिंग रिक्शा वाले को ऐसे लग रहा है कि ये जो पीछे मर्सिडीज में आ रहा है ये मुझसे जल रहा है कि तू तो किस मर्सिडीज में घूम रहा है, भैया ने तो लोडिंग रिक्शा ले लिया वो भी किश्तों पर। उनको भी ये, हर एक आदमी को ऐसा लग रहा है कि दुनिया मुझसे ईर्ष्या कर रही है। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ऊंची चीज है, मैं शाहरुख खान से जेलस हो सकता हूँ मैम, कारण शाहरुख खान इतनी बड़ी शख्सियत है, मुझसे कौन जेलस हो जाए, अभी तो मैंने कमाया नहीं पहला। लेकिन मैं इस पर अलग एंगल ला रहा हूँ मैम, पूजा मैम, कभी किसी से ईर्ष्या क्यों मत करिए। दीपक सर आपका टॉपिक और मैं उसका बिहेवियरल पार्ट बताता हूँ, इसलिए नहीं कि आप महान हैं, आप ये छोड़ दीजिए सारी बातें, मैं उसका रीजन देता हूँ। मैम नफरत और ईर्ष्या ये दोनों शब्द भी अलग अलग हैं सर। हमें क्या लगता है कि मैं उससे नफरत करता हूँ, उससे नहीं नहीं, आप नोटिस करना, नफरत हम करते हैं बुरे व्यक्ति से, जिसने हमारे साथ कुछ गलत किया हो। मैंने आपके साथ कुछ लॉस कर दिया, आपका नुकसान कर दिया, आपके साथ फ्रॉड कर दिया, तो आप मुझसे क्या करने लग जाओगे, नफरत। मैंने किसी को मार दिया, मैं आतंकवादी हूँ, मैं चोर हूँ, मैंने बच्चियों के साथ कुछ गलत कर दिया, तो आप मेरे जैसे आदमी से क्या करोगे, नफरत। नफरत की जाती है मैम बुरे व्यक्ति से, और ईर्ष्या की जाती है सर कामयाब व्यक्ति से, तरक्की वाले से। आप कभी नोटिस करना, आप आतंकवादियों से ईर्ष्या थोड़ी करते हैं, आप चोर से ईर्ष्या थोड़ी करते हैं, ईर्ष्या की जाती है बाबा रामदेव से, ईर्ष्या की जाएगी अडानी से, ईर्ष्या की जाएगी आपके उस रिश्तेदार से जिसने करोड़ों रुपए कमा लिए, जिसने कार खरीद ली, जिसने मकान ले लिया। अब मैं क्यों कहता हूं सर ईर्ष्या मत करिए। मेरा एक दोस्त है मैम, मेरा एक पड़ोसी है और उसने करोड़ों रुपए कमा लिए, तो मैं उससे क्या कर रहा हूँ, ईर्ष्या। अच्छा थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर उसने करोड़ रुपए नहीं कमाए होते तो क्या मैं सर उससे ईर्ष्या कर रहा होता? यानी ईर्ष्या कर किससे रहा हूं मैं, उससे या उन करोड़ रुपए से? करोड़ रुपए से। उसने कार ले ली, मर्सिडीज ले ली या कोई बड़ी कार ले ली, तो मैं उस व्यक्ति से, अगर इसमें मर्सिडीज नहीं होती तो मैं ईर्ष्या कर रहा होता था क्या? तो क्या एक वास्तव में मैं ईर्ष्या किससे कर रहा हूं, कार से या उस व्यक्ति से? कार से, अब मुझे मटेरियल एक बात चीज। बताइए मैम, अगर मैं दीपक सर से ईर्ष्या करूं तो क्या कभी दीपक सर मेरे पास जिंदगी में आएंगे? नहीं। तो अगर मैं उस 1 करोड़ से ईर्ष्या कर रहा हूं तो जिंदगी भर कभी 1 करोड़ रुपया मेरे खुद के पास आएगा? क्योंकि उस 1 करोड़ को भी तो पता है ये आदमी मुझसे क्या करता है, ईर्ष्या। उस कार को भी तो पता है ये आदमी मुझसे क्या करता है, ईर्ष्या। उस मकान को भी तो पता है इससे क्या करता है, ईर्ष्या। मैं इसलिए कहता हूं अगर आपने दूसरे की कामयाबी से ईर्ष्या करी तो उसका क्या होगा वो तो मुझे पता नहीं, पर वो कामयाबी आपके पास कभी नहीं आएगी। मैंने पिछले पॉडकास्ट में एक वर्ड यूज किया था, टेलीकिनेसिस। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की भी मेमोरी और फीलिंग होती है। तो वो 1 करोड़ रुपया, वो एक कार, वो मकान भी ये जानता है कि अमर चौधरी नाम का व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या करता है। मैं किसी के नौकर को डांट दूं मैम क्योंकि मैं उस आदमी से ईर्ष्या करता हूं और मैं नौकर की बेइज्जती कर दूं, वो हो सकता है नौकर वो कल को उस आदमी के घर से नौकरी छोड़ दे, पर क्या वो नौकर कभी मेरे यहाँ नौकरी करेगा? मैं कहता हूँ 1 करोड़ रुपए हो सकता है कभी उस आदमी को छोड़ दे, पर वो दुनिया में कहीं भी जाएगा, पर मेरे पास तो नहीं आएगा, क्योंकि उसे क्या पता है मुझसे क्या है, उसे, मुझे क्या है उससे, ईर्ष्या। तो दुनिया से इसलिए भी ईर्ष्या मत करिए, कामयाबी से दूसरों की इसलिए भी ईर्ष्या मत करिए कि ताकि कभी वो हमारे पास आना चाहे तो आ तो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ जब कोई तरक्की करे उसकी रिस्पेक्ट करो, उससे प्यार करो, उसका सम्मान करो, तो उस तरक्की को एक दिन क्या लगेगा, नहीं यार ये आदमी भी मेरी बड़ी इज्जत करता है, चल इसके घर भी चलती हूँ। उस कार को क्या लगेगा, नहीं यार ये आदमी भी बड़ी वैल्यू करता है, बड़ी इज्जत करता है मेरी। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि उस चीज़ की क्या करनी शुरू कर दो, रिस्पेक्ट और इज्जत करनी शुरू कर दीजिए। स्ट्रेस वैसे भी 90% वहीं खत्म हो जाएगा मैम। तीसरा स्ट्रेस को सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अब मैं स्ट्रेस के भी सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अच्छा स्ट्रेस जो है सर, मेरा ये मानना है, देखिएगा मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा मैम, मैंने इसको एंटीडॉट ऑफ स्ट्रेस नाम दिया है। इस कमरे में मैम अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, और आप मुझसे कहते हैं अमर जी इसका अंधेरा दूर कर दो, तो क्या मैं बाल्टी भर भर के अंधेरा बाहर निकालूंगा? क्या करूंगा मैं? लाइट जलाएंगे। लाइट जलाएंगे। एक्चुअली कभी भी अंधेरा दूर नहीं किया जाता, उसकी जगह आपको क्या जलानी पड़ती है, लाइट। ये जो स्ट्रेस है, जेलसी है, ये सब अंधेरे हैं मैम, आप इन्हें दूर कभी कर ही नहीं सकते। आप इन्हें तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक इनके अगेंस्ट ऐसी कोई चीज ना कर दें जो इनकी, जिसकी प्रेजेंस में ये कभी रह ही नहीं सकते। अंधेरा उजाले की प्रेजेंस में कभी रह ही नहीं सकता। तो ऐसे ही जेलसी और स्ट्रेस कभी भी दो चीजों की प्रेजेंस में रह ही नहीं सकती। तो अगर आपको जेलसी से बचना है तो सिंपल एक थ्योरी दे रहा हूँ, अप्रिशिएट करो उस व्यक्ति को, जिससे आप, जिसने करोड़ों रुपए कमाए, जिसने कार कमाई है, जिसने बंगला कमाया, उसे अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। अब मुझे बताइए अगर मैं उस दोस्त को या पड़ोसी को अप्रिशिएट करूं कि यार देखो 1 करोड़ रुपए कमा लिया, बहुत अच्छी तरक्की कर रहा, बहुत मेहनत कर रहा, सैल्यूट है यार इसको, तो मैंने अपने पास जेलसी का ऑप्शन कहाँ छोड़ा?
स्कोप ही नहीं छोड़ी। जेलसी आए कैसे? जब यहाँ उजाला हो गया तो अंधेरा आए कैसे? तो एक टूल तो सिंपल सा एप्रिशिएट देम। और स्ट्रेस का जो एंटीडोट है मैम, उसको मैंने नाम दिया सर ऑनरशिप। जिस दिन आपने ऑनरशिप लेनी शुरू कर दी अपने काम की, आपका स्ट्रेस धरती पे से ही खत्म हो जाएगा। उदाहरण देके बताता हूँ सर, मैम स्ट्रेस आता कहाँ से है? रात के 2:30 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 3 दिन से कोई व्यक्ति काम पे गया हुआ था, रात के 2:30-3 बज रहे हैं और 3 बजे वो वापस आ रहा है, ट्रेन से सोया हुआ है, नींद आ रही है। और ओनरशिप की ताकत बताता हूँ ये स्ट्रेस को कैसे खत्म करती है मैम। मैं जब कॉर्पोरेट में सेशन लेता हूँ सर, तो मेरा जो सबसे फेवरेट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक ओनरशिप होता है। 90% जगह एक ही समस्या है कि दुनिया में सब एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस है। फिर हम उसकी जड़ में जाते हैं, हम स्ट्रेस का सॉल्यूशन नहीं करते। एक्चुअली हम सर, जैसे कोई बोलता है ना कि लोगों में स्ट्रेस बहुत है, तो हम सॉल्यूशन ही किसका करने लगते हैं? स्ट्रेस का। बस यही गड़बड़ है, हम उसकी जड़ तक नहीं पहुंचते। उम्र भर हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईने सफा करते रहे। हमें लगता है समस्या स्ट्रेस है, समस्या स्ट्रेस है ही नहीं। मैं बताता हूँ मैम समस्या क्या है। रात के 2:30-3 बज रहे हैं, एक आदमी 3 दिन का थका हुआ, बहुत मतलब परेशान था और 3 दिन से थका हुआ ट्रेन से वापस आ रहा है। अचानक 3 बजे गहरी नींद में अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो बड़ा चिढ़ में, बड़ा फ्रस्ट्रेशन में, बड़ा इरिटेशन में, बड़ा गुस्से में, और जैसे ही उठ के मैम चांटा मारने वाला होता है, पता चलता है सर अपना ही बच्चा रो रहा है। अब क्या करते हैं हम? ओले मेरे बाबू, हाँ बुक्की लग रही, दूध पिएगा। मेरा सवाल, आपका गुस्सा कहाँ गया? आपकी चिढ़ कहाँ गई? आपकी फ्रस्ट्रेशन कहाँ गई? इसका मतलब फ्रस्ट्रेशन हमें बच्चे के रोने पे नहीं आई थी, फ्रस्ट्रेशन आई थी दूसरे के बच्चे के रोने पे। और जैसे ही पता चला ये तो बच्चा अपना ही है, वही फ्रस्ट्रेशन, वही गुस्सा किस में कन्वर्ट हो गया? लाड में और प्यार में। इस दुनिया की पूजा में जो सबसे बड़ी समस्या है दीपक सर, 90% लोग दूसरों का काम मान के अपना काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है ये मेरा काम थोड़ी है, ये तो मैं दूसरे का काम करने आया हूँ। मैं यहाँ पॉडकास्ट देने आया हूँ तो मुझे क्या लग रहा है? मैं दीपक सर का काम कर रहा हूँ। दीपक सर पॉडकास्ट लेने आए तो उन्हें क्या लग रहा है? अमर चौधरी का काम कर रहे हैं, और ये हमारे स्ट्रेस का कारण है। जिस दिन हमें समझ में आ गई हम किसी का काम नहीं कर रहे, काम ही किसका कर रहे हैं? हम अपना काम कर रहे हैं। और ये मुझे कैसे समझ में आया सर? मैंने अपना करियर एज ए टीचर शुरू किया था। सिर्फ इतनी बात को समझ लें, स्ट्रेस ही खत्म है धरती का सर। मैंने अपना करियर एज ए टीचर शुरू किया था। मैं एक बच्चे की कॉपी चेक कर रहा था पूजा मैम। बच्चा आया, बोला सर मेरी कॉपी दे दो। मैंने कहा हाँ बैठो बेटा, मैं तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ। बोला एक्सक्यूज मी सर, आप मेरा काम नहीं कर रहे, आप अपना ही काम कर रहे हैं। मेरी कॉपी चेक करना आपका ही काम है। मुझे उस दिन समझ आया यार बात तो सही है। उसे लगा सर मेरी कॉपी चेक करना मेरा काम थोड़ी है, तो काम ही आपका है। उस दिन मुझे समझ आया बात तो इसकी सही है बिल्कुल ही। तो दरअसल हमारी समस्या क्या, हमें लग रहा है कॉपी चेक करके मैं इस पे एहसान कर रहा हूँ। हर आदमी इस गलतफहमी में जी रहा है कि मैं औरों का काम कर रहा हूँ, और जब आप औरों का काम करेंगे तो आपको क्या लगेगा? उसी काम में स्ट्रेस लगना है, आपको तनाव होना ही होना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब मेरे साथ 2 घटनाएं घटी सर। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया अभी 6-7-8 महीने पहले, तो रवि नाम है उसका। मैंने कहा रवि क्या कर रहे हो? तो बोला कुछ नहीं यार बस ऑफिस का काम कर रहा हूँ। अब मेरे साथ तो ये घटना घट चुकी थी। अब मैंने कहा एक्सक्यूज मी, बोले कुछ नहीं यार बस ऑफिस का काम कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई हो सकता है तुम ऑफिस में काम कर रहे हो, पर तुम ऑफिस का काम नहीं कर रहे, काम तो तुम अपना ही कर रहे हो। और जिस दिन हमें समझ में आ गया कि हम अपना काम कर रहे हैं, उस दिन स्ट्रेस होना बंद है, तब तनाव होना बंद है, आपको टेंशन ही नहीं होगी। अभी कोई हमें 2 किलो का एक बैग दे दे और कहे इस बैग को लेके आपको नोएडा तक जाना, 2 किलो केवल वजन है उसमें। तो ऑनरशिप में मेरा एक फेवरेट टॉपिक है सर। जब हम ऑनरशिप लेने लगते हैं पूजा मैम, तो सर दीपक सर काम में वजन तो फिर भी लगता है, पर बोझ नहीं लगता। अब इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है जी, वजन में और बोझ में? ये भी हमें क्या लगते हैं पर्यायवाची? पर्यायवाची हैं क्या? दोनों में क्या अंतर है मैम, आप क्या समझते हैं, क्या अंतर है सर वजन और बोझ? वजन वेट हो गया वजन वेट हो गया, और बोझ जो दिल पे बोझ बैठ गया। क्या बात है सर। आपने आज तक कभी कहा है किसी से मेरे दिल पे एक वजन है? दिल नहीं, पे हमेशा क्या होता है? बोझ ही होता है। और मैं कहता हूँ कि जब हम वजन अपनी औकात से 10 गुना उठा सकते हैं मैम, बोझ इतना सा नहीं उठाया जाता सर। और बोझ आता ही कब है दिल पे? जब हमें लगता है हम दूसरे का काम कर रहे हैं। 2 किलो का वजन नोएडा तक आप 4 बार गाली दे देंगे और फेंक के मारेंगे, और मैं मेरे हाथ दुखा दिए। 8 किलो के बच्चे को लेके वैष्णो देवी चढ़ जाता आदमी कंधे पे। मैंने कहा भाई साहब इसमें क्यों नहीं लग रहा था? एक्चुअली उस 2 किलो के बैग में वजन था, वो 2 किलो, और उस बच्चे बोझ था, और उस बच्चे में वजन है। वो बच्चा किसका है? मेरा है। उस समय तनाव क्यों नहीं हो रहा हमें? उस समय स्ट्रेस क्यों नहीं हो रही? सारी समस्या की जड़ है मैम कि हम ये मान के कर रहे हैं हम दूसरों का काम कर रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं सर, सीनियर हैं, प्रवीण पृथ्वी जी, मित्र तो नहीं कह सकता। वो LIC में सीनियर पोजीशन पे है मैम। तो एक दिन भाभी जी का रात के 10:30 बज गए, तो भाभी जी का फ़ोन आया कि देख रहे हो टाइम, देख रहे हो 10:30 बज रहे हैं।
आज खाना भी LIC देगी क्या? उनका जवाब सुनिए मैम, और ये लाइन ऐसी है मेरी ज़िंदगी में, ऐसी उतारी मैंने, उनका जवाब सुनिए। वो बोले खाना तो 25 साल से LIC दे रही है, आप तो बस उसे घर में बना रही हैं। जिस दिन LIC ने देना बंद कर दिया, तुम बनाना बंद हो जाएगा तुम्हारा। जिस दिन हमें समझ में आ गया कि जिस क्लाइंट के लिए मैं रात के 2:30 बजे तक जागा था, ये काम उसका नहीं है, मेरा ही था। जिस दिन मुझे समझ में आ गया कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और मैं सर्विस देना शुरू कर दूंगा। और जिस दिन हमने सर्विस देनी शुरू कर दी तो हमारा स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो मेरा ये मानना है ओनरशिप में सर। बहुत सुंदर। मतलब दोस्तों, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे तो दिमाग की कई परतें खुल गई हैं, आशा करता हूँ आपकी भी शायद खुली हों। सर अगर आप इजाजत दें तो एक और ऐसे बताऊं कि और थोड़ी खुल जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको बुलाया ही इसलिए मालिक। ऑनरशिप में मैं कॉर्पोरेट में जब सेशन लेता हूं तो वो एक्चुअली जब उस समय एग्जाम्पल लिया जाता है वो इसलिए कनेक्ट हो पाता है वहां से। अब देखिए ऐसे बैठ के उतना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको ऑनरशिप में क्या, दुनिया में ऑनरशिप कैसे स्ट्रेस खत्म कर सकती है सर मैम। मतलब मैं समझता हूँ सिलेंडर का वजन कितना होता है सर? 14 किलो। और भरे हुए का जी लगभग 30 किलो होता है भरे हुए का। कभी पूजा में, अब तो नहीं दीपक सर, बहुत पहले जब सिलेंडर वाला सिलेंडर रख जाता था बाहर, तो हम उठा के उसे या तो रसोई में अंदर ले जाना पड़ता था या फर्स्ट फ्लोर पे ले जाना पड़ता था। तो आपने कभी नोटिस किया हो, हम अकेले नहीं उठाते थे, हम इधर उधर नजर दौड़ाने लगते थे, भाई कोई मिल जाए, कोई दिख जाए, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त। और जैसे कोई पड़ोस में कोई दिख गया, दोस्त दिख गया, तो हम क्या बोलते, भैया जरा हाथ लगवा देना। हम अकेले नहीं उठाते, 30 किलो हम पे उठता ही नहीं था, भैया जरा हाथ लगवा देना। दीपक सर सिलेंडर का वजन 30 किलो, भैया जरा हाथ लगवा देना। वाइफ का वजन 54 किलो। कभी कहा किसी से लोगों ने कि भाई साहब जरा हाथ लगवा देना? मेरी आज तक समझ में नहीं आया, जिन पे 30 किलो नहीं उठ रहा वो 54 किलो कैसे उठा लेते हैं। दरअसल मैं बताता हूँ सर, सिलेंडर हमारा है, वाइफ मेरी है। जिस दिन हमने अपने काम और जिम्मेदारी को, मैं अपना परिवार मान लिया, बच्चे मान लिया, पिता मान लिया, माता मान लिया, पत्नी मान लिया, उस दिन वजन लगने बंद हो जाएंगे। 54 किलो डबल बैठता है 30 से, पर जोर नहीं पड़ता। पर जिस दिन तक हम ये मानते रहे ना हम एहसान कर रहे हैं दुनिया पे काम करके, हमारी समस्या ये है। विराट कोहली जब 100 रन बनाता है तो उसे लगता है मैंने भारत के लिए 100 रन बनाए हैं। मैं तो कहता हूँ भाई साहब 6 मैच में 0 पे आउट होकर देख लो, पता चल जाएगा भारत का चूल्हा बंद हो गया, घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। हमें लगता है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे, कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पे कंपनी में ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है मैं 8 घंटे एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ, मैं इनके लिए कर रहा हूँ काम। नहीं साहब, जिस दिन मैंने लो एनर्जी में और प्रोग्राम बिगाड़ दिया, मेरे बच्चों के भूखे मर जाएंगे, मेरे बच्चों की फीस जानी बंद हो जाएगी। इतना समझ में आना है। जिस दिन समझ में आना आ गया, ना स्ट्रेस होना बंद हो, ना स्ट्रेस लगेगा, ना तनाव होगा, ना डिप्रेशन होगा, दुनिया की कोई चीज़ नहीं होनी। और अगर ऐसा नहीं किया मैम, तो हम कीचड़ में खड़े होकर पाँव धोते रहेंगे सारी जिंदगी। खड़े कीचड़ में हैं, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स करते रहेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ट्रिक पूछते रहेंगे, पर जब कीचड़ में ही खड़े रहोगे तो सारी ज़िंदगी तो तनाव रहना ही है। तो सबसे पहले तो हमें इस थॉट को डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, फिर हम टेक्निक्स पे बात कर सकते हैं। जी सर। आपने तो इतनी सरलता से बता दिया कि स्ट्रेस कैसे नहीं लेना है। अगर किसी भी चीज़ को काम करना है तो ओनरशिप के साथ करिए, अपनी मान के करिए तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है। जी और काम में इम्प्रूवमेंट भी बहुत होगी और बेटर से बेटर होगा। जी मतलब आपका पॉडकास्ट तो कोई भी सुन ले तो उसकी लाइफ तो चेंज हो ही जी जाएगी जी जी डेफिनेटली। जी जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना हम एक्चुअली समस्याओं के साथ साथ अगर उसके सॉल्यूशन पे ही बात कर लें। भाई ये समस्या तो मैंने मान ली कि स्ट्रेस, और मैं ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है मैम, है, मैं ये भी नहीं मना करता सर, नहीं। अच्छा मुझे ध्यान नहीं, मैंने पिछले पॉडकास्ट में ये चर्चा की है नहीं, अगर नहीं की है तो फिर मैं एक टूल और देता हूँ मैम। सर एक टूल मैं हाँ जी, देता हूँ। बिल्कुल। एक्चुअली हमें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो सच में स्ट्रेस है भी क्या। अच्छा एक चीज और बताइए मैम मुझे, सर जब हम कहते हैं किसी को कि बुखार है, तो उस समय उसका टेम्परेचर कितना रहता होगा? जिस समय हमने कहा बुखार है तो लगभग कितना टेम्परेचर है? 100 से ऊपर 100, 101, 100, 102। 102। लेकिन सर जिस कंडीशन में हम ये कह रहे हैं बुखार नहीं है, तो क्या उस कंडीशन में उसकी बॉडी में कोई टेम्परेचर ही नहीं है? है 98.4 तो रहता है। 98.4 तो तब भी है ना, पर इस समय तो हमने उसे बुखार नहीं कहा। नहीं। जब हम कहते हैं इसको बीपी है, तो बीपी होगा 190 से 180, 170 से ऊपर। पर जब हम कह रहे हैं बीपी नहीं है, तो उस समय इसकी बॉडी में ब्लड प्रेशर है ही नहीं क्या? है जब 80/120 तो वो है तो ही। बाय डिफॉल्ट है ना सर। हम्म। जब हम कह रहे हैं शुगर है, तो मान लेता हूं मैं कि वो 150 है, 160 है। पर जब शुगर नहीं है 70 से 110 तो तब भी है ना। जी। तो मैं ये कहता हूं साहब, जब आप कह रहे हो मुझे स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस तो तब होना चाहिए ना जब वो एक लेवल को पार कर जाए। अब ये कौन सी बात हुई कि आप 98.4% तक को भी क्या बोल रहे हैं जी, ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है। मैंने किस बात का? अरे सर 9 बजे पंचिंग करनी पड़ती है, 9 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता है। मैंने कहा ये भी स्ट्रेस है?
यार इसको भी स्ट्रेस मान लो कि ऑफिस टाइम पे पहुंचना पड़ता है, अब इसका क्या इलाज फिर तो आपका स्ट्रेस धरती पे कभी दूर ही नहीं हो सकता। अरे बोले सर मैं तो बहुत तंग हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं एक मुझे मौका मिलता है सर पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग लेने का, बड़ा शानदार लोग हैं, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। मैं उनसे अक्सर कहा करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में कि आपको इसलिए भी सैल्यूट कर रहा हूँ कि धरती पे आप कहीं चले जाइए, मेरा रेवेन्यू 90% सर प्राइवेट से आता है, पर फिर भी मैं क्यों सैल्यूट करता हूँ उसका कारण बताता हूँ। आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति के घर जाइए और पूछेगा पापा जी या मम्मी कहाँ गई हैं, तो बच्चों का जवाब होगा जी ऑफिस गए हैं, जॉब पर गए हैं। आप डॉक्टर के यहाँ, आप आर्मी वाले के यहाँ और पुलिस वालों के घर चले जाइएगा कि पापा जी या मम्मी कहाँ गए हैं, जवाब क्या आएगा जी, ड्यूटी गए हैं। जॉब में और ड्यूटी में क्या अंतर होता है सर? जॉब है नौकरी और ड्यूटी है जिम्मेदारी। और मैं जब उनके लिए बोलता हूँ तो बोलता हूँ जॉब और ड्यूटी में आपको अंतर बताता हूँ। जब इस देश में मुश्किल आई, चुनौती आई, समस्या आई, पैंडेमिक नाम की, लॉकडाउन नाम की, जब इस देश में सबसे बड़ी समस्या आई, सारे जॉब वाले घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, सारे ड्यूटी वाले सड़कों पे खड़े थे, सारे ड्यूटी वाले जिम्मेदारी निभा रहे थे। तो इसलिए भी मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन फिर मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट मतलब वहाँ बहुत, और कॉर्पोरेट में भी यही तो, कि सर हमारे फील्ड में ना स्ट्रेस बहुत है, तनाव बहुत है, जो आप बात कर रहे हैं तनाव बहुत है। तो दीपक सर मैं उनसे पूछता हूँ कि यार इस फील्ड में तनाव बहुत है, इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आपको ज्वाइनिंग के बाद हुई थी क्या? ज्वाइनिंग से पहले फॉर्म भरते समय मन में क्या चल रहा था कि जैसे ही मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगा और ज्वाइनिंग करने जाऊंगा तो थाने में 4-5 लोग थाली लेके खड़े होंगे और टीका करने के लिए, और मेरे देखते ही कहेंगे, दीपक सर को देखते ही कहेंगे आइए आपका इंतजार था। तो मैंने क्या लग रहा है, क्या सोच के गए थे फील्ड में भाई? यार इसमें रात को भी ड्यूटी करनी पड़ती है, तो ज्वाइनिंग के समय भी मालूम था आपको। इसमें अचानक कहीं जाना पड़ता है, बच्चे के बर्थडे पे हो लेकिन कॉल आएगी। तो मैंने कहा ये सारी बातें तो पहले मालूम थी, ये स्ट्रेस कैसे हो सकता है? पर एक्चुअली मिल गई ना। हमारी जो दुनिया की समस्या, मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था इसलिए नहीं बोलूंगा, तनाव का कारण भी बता देता हूँ मैं। जो मिल गया ना हम उसको ग्रांटेड लेने लगते हैं। यस मैं वहाँ एक बात बोलता हूँ दीपक सर उनसे, मैंने कहा साहब अगर असली स्ट्रेस और असली तनाव जानना हो ना, मैंने कहा साहब कौन से बैच से हो? बोले जी 2019 से। मैंने कहा सर कितनी वैकेंसी थी 2019 में उस बैच में? बोले सर 3500 के करीब थी। मैंने कहा सर फॉर्म कितने भरे गए होंगे उस साल? और बोले सर फॉर्म तो 15 लाख के करीब भरे गए थे। मैंने कहा सर असली स्ट्रेस जानना हो ना किसे बोलते हैं, तो एक बार 14,96,500 उनके घर जाके देख लेना जिन्हें सेम बैच में नौकरी नहीं मिली है, जो जॉबलेस रह गए, माँ बाप का इलाज नहीं करवा पा रहे, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे। मैं कहा असली तनाव पता चल जाएगा किसको? मैम काम मिलने के बाद आदमी को ही कह दे तनाव है, मैं यही नहीं समझ पाता कि काम मिलने के बाद तनाव, क्या तनाव हो सकता आप है? तो लकी हो, आपके पास वर्क काम है मैम, काम। सर से बड़ा फाइनेंस पे मैं समझता हूँ सर उन चुनिंदा फेस में है भारत में जो फाइनेंस पे और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। सर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आई मे बी रॉन्ग, और उसका एग्जैक्ट रीजन मुझे मतलब वो भी नहीं मालूम हो सकता। मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, भारत में 50,000 रुपए पर मंथ कितने लोग कमाते हैं? बहुत कम। 1.02 कुछ का यस रेशो है सर। मैं कॉर्पोरेट वालों से और सब नौकरी वालों से, क्योंकि उन्हीं की ट्रेनिंग लेनी होती है, मैंने कहा महाराज भारत के 1% लोगों में हो, उन सौभाग्य जिस जॉब पे बैठे हो ना, ये दुनिया का सपना है। सपना, लाखों करोड़ों लोग इस सपने को लेके मर गए कि किसी तरह गुड़गांव के एमएनसी में मुझे जॉब लग जाए। लाखों लोग भटक रहे हैं कि मैं पुलिस में चला जाऊं, करोड़ों बच्चा तैयारी करता है मैम। RW एक हमारा प्लेटफॉर्म है सर, रोजगार विद अंकित, आदरणीय अंकित भाटी सर के नेतृत्व में चलता है। 2 करोड़ बच्चा हमारे साथ तैयारी करता है सर, खैर वो तो कमाल की शख्सियत है। पर मेरा पॉइंट ये है मैम कि जो चीज हमें मिली है वो लाखों लोगों का सपना है, और आपको मिल गई तो ये तनाव का नाम रख दिया इसका। अब इसे मैं कहता हूँ भाई साहब इसे काम बोलते हैं, काम जिसको आपने तनाव का नाम दे रखा है। तो जब आपने काम को ही तनाव दे लिया, आपने एक मैसेज देखा होगा व्हाट्सएप पे, एक मैसेज चलता है सर, पता नहीं आपके पास कितना आया होगा, जिंदगी क्या है, और नीचे लिखा होता है ऑफिस से बचा हुआ समय। मैंने कहा मेरे दोस्त उस ऑफिस को जिंदगी का हिस्सा ही नहीं मान रहे आप, जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चे DPS स्कूल में पढ़ रहे हैं। तुम उस ऑफिस को जिंदगी का हिस्सा ही नहीं मान रहे जिसकी वजह से आप गुड़गांव में 3 BHK में रह रहे हो, आप दिल्ली में 3 BHK में रह रहे हो। आप उस ऑफिस को अपनी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं मान रहे जिसकी वजह से माँ बाप का शानदार इलाज करवा रहे हो, वाइफ को या हस्बैंड को जो चाह रहे हैं वो दे रहे हो। तो मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी में तनाव आने से रोकेगा कौन भाई? तुमने तो उसे ही तनाव बनाया हुआ है। तो असली मुद्दा ये है मैम कि कुएं में ही भांग डली हुई है। हमने काम को ही तनाव का नाम रख लिया, हर चीज में तो तनाव नजर आता है, तो फिर इसका इलाज कहाँ से कर दे कोई? और लास्ट पॉइंट है सर इस विषय पर, हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम कहते हैं हम बहुत एडवांस हो गए। मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं,
हम एडवांस नहीं, हम बैकवर्ड हुए हैं, और उसका रीज़न बताता हूँ मैं। आप कभी देखिएगा सर, आज से 30-40 साल, 50 साल पहले जो हमारे पापा जी, हमारे दादाजी हर हुआ करते थे, मनुष्य के जीवन के एस्पेक्ट, 3 एस्पेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है सर। एक हेल्थ, एक हैप्पीनेस और एक वेल्थ। H2W इसको मैं बोलता हूँ। और मैं समझता हूँ दुनिया में जीवन में जीने, मतलब किसी भी मनुष्य का पर्पस ही क्या हो सकता है लाइफ का? एक तो उसके पास अच्छी हेल्थ हो, हैप्पीनेस और वेल्थ हो। अब हमारे बड़ों से देखिए क्या कमाल के लोग थे। उन्होंने तीनों चीज़ें एक ही काम में इन्वॉल्व की हुई थी। एक ही काम में थी तीनों चीज़ें। कैसे बताता हूँ सर? खेती करते थे या मज़दूरी करते थे? अब मैं खेत पे जा रहा हूँ, खेत में हल चला रहा हूँ, खेत में फावड़ा चला रहा हूँ, खेत में फसल काट रहा हूँ। क्या बन रही है मेरी? हेल्थ, हेल्थ। सेम फसल कट कर जब बाज़ार में बिकेगी तो मैम मुझे क्या मिलेगा? वेल्थ। और उसी फसल को काटते समय मिलकर गीत गाए जा रहे हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। या मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, और गाने क्या चल रहे हैं मील में? साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ा, चमका पसीना बन के नगीना। पिछले 30 साल में कोई एक मूवी दिखा दो सर जिसमें ऑफिस में किसी को गीत गाते हुए दिखाया गया हो। पिछले 30 साल में, 40 साल में आप एक मूवी ऐसी दिखा दीजिएगा जहां वर्क प्लेस में गाना गाते हुए, गीत गाते हुए दिखाया गया हो। पिछले 25 सालों में हमारे दिमाग में ये फितूर घुसा दिया गया कि वेल्थ के लिए ऑफिस जाओ पैसा कमाने के लिए, हेल्थ के लिए जिम जाओ, और हैप्पीनेस के लिए पब और डिस्को जाना है। यानी ऑफिस में खुशियां नहीं है। इसलिए तो बताया जाता है कि ऑफिस में भैया, अरे यार मैं तो ऑफिस में तो कहाँ से क्या मजे लेते। मतलब ऑफिस में तंग होना है, ऑफिस में परेशान होना है, ऑफिस में तो जिंदगी नाम की चीज ही नहीं है। फिर जिंदगी ढूंढने हम बाहर जाएंगे। 70% का समय कहाँ गुजरना है? ऑफिस में। उसे मैंने जिंदगी ही नहीं माना। तो आपने एक नियम पढ़ा होगा, आपने एक चीज देखी होगी, अगर कोई आदमी 70% जल जाए तो 30% फिर उसका मरना तो तय है। तो 70% तो ऑफिस में समय गुजरेगा, तो उसको तो हैप्पीनेस मानिए, उसे तो अपनी जिंदगी का हिस्सा मानिए। पर अफसोस, उसे तो हम खुशियां मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम स्ट्रेस में हैं, इसलिए 24 घंटे तनाव में हैं हम लोग। तो इस तनाव का क्या इलाज करेगा कोई? जी मैम सर। अमर जी, ये आपने जो बताया अभी के ऑफिस में जो लोग हैं वो ऑफिस में हैप्पीनेस नहीं ढूंढते हैं और स्ट्रेस का ये मेन रीजन है। इससे एक बात मुझे समझ आती है, जैसे जो आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं, हाई स्टैंडर्ड डॉक्टर्स हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, लेकिन उनका इमोशनल क्वेश्चन जिसे बोलते हैं ईक्यू लेवल, वो बिल्कुल कम है, बिकॉज मैक्सिमम सोसाइटल केसेस जो हो रहे हैं वो जनरली वो लोग कर रहे हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। तो उसका क्या रीजन है? ये मैम, अच्छा मुझे खुशी इस बात की हो रही है मैम। अपने जो पॉडकास्ट है उसका नाम है डीप टॉक, और डीप माने होता है गहरा। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि हम चीज़ों को गंभीरता से और गहराई से बात कर पाएँ। क्योंकि उस तरह पूछने वाले भी होने चाहिए और उस तरह के सुनने वाले भी होने चाहिए। 2 पॉइंट पे बात करता हूँ मैम, क्यों है? पहले मैं एक ट्रैपिंग पे ले आऊँ, जो आप कह रहे थे ऑफ़िस में स्ट्रेस, तनाव क्यों है, और फिर इंटेलेक्चुअल्स को ज़्यादा क्यों है, उसका भी रीज़न बताता हूँ सर। जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो मूर्खता ज्यादा करते हैं। उसका रीज़न है मैम, उसका मैं कारण बताता हूँ, वो इमोशनली कनेक्टेड क्यों नहीं है। दरअसल एक ट्रैपिंग जो पिछले 10, 20, 25, 30 सालों में सामाजिक एक बात तो बताइए, वो लोग समाज का ही तो हिस्सा है मैम। और ये पिछले 25 सालों में समाज बहुत तेजी से बदला है, और इस समाज ने एक नियम बनाया हुआ है, ऑफिस में आपको हंसते खिलखिलाते लोग क्यों नहीं मिलते? टैपिंग। टैपिंग क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। आप मुझे बताइए सर, आपके एक 2 एम्प्लॉई हैं, आप अपने ऑफिस में पहुँचते हैं, एक बड़ा हँसता खिलखिलाता, और मतलब बड़ा चेहरे पे खिलखिलाहट है, बड़ा हँसता हुआ दिख रहा है आपको, खिलखिलाता हुआ। एक बड़ा तनाव में, स्ट्रेस में माथा पकड़ के बैठा है। आप दिल पे और ईमानदारी से बताइएगा, आप उनमें से कौन से को कामचोर समझेंगे, लापरवाह समझेंगे, और कौन से को ये लगेगा मेरी एब्सेंस में सारा काम इसने ही सँभाल रखा था। जो स्ट्रेस में है वो काम कर रहा है और वो जो हँस ज़िम्मेदार खेल है वो रहा है। काम। एक्चुअली हम लोगों ने इस समाज में एक मैसेज दिया है, मतलब 25-30 सालों में मैम, हँसते हुए लोगों को हमने कामचोर बोल रखा है, हँसते हुए लोगों को लापरवाह बोल रखा है। आप अपने समाज में, सोसाइटी में देखना, एक घर में 2 भाई हों, एक हँसता खिलखिलाता हो और एक बड़ा सीरियस गंभीर रहता हो। आप ही देख लेना, आप ही पता क्या बोलोगी? अरे दीपक भाई, सॉरी दीपक जी, आप ना उससे बात करना, वो दूसरे वाला तो फालतू ही है, वो हँसता ही रहता है। हमने हँसते हुए लोगों को फालतू बना दिया, हँसते हुए लोगों को कामचोर बना दिया, तो ऑफिस में कोई हँसे कैसे? ऑफिस में कोई खुश कैसे रहे? मैं हाथ जोड़कर ऑफिस के ओनर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन हँसने वालों को खामखा ठप्पा मत मारिए। और एक मैम, आपने अगर एक और इस समय समाज का बहुत बड़ा चैलेंज बताता हूँ, हमने मोहतरमाओं के केस में, महिलाओं के केस में हमें एक ही शिकायत होती है, यार वाइफ बड़ी चिड़-चिड़ करती है, वाइफ बड़ा कलेश करती है। देखेंगे, और वैसे देखेंगे तो हमसे कहा जाता है महिलाएँ ना थोड़ी हँसमुख कम होती हैं, महिलाएँ सीरियस या कलेशी, मान लो एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ माफ़ी के साथ। लेकिन मैं इसका वो बताऊँगा रीज़न। मैं कहता हूँ भाई साहब क्यों ना हो? एक महिलाओं के बारे में एक लाइन बोली जाती है मैम कि हँसी तो फंसी।
हमने महिलाओं के कैरेक्टर पे ठप्पा मार रखा है कि अगर हंसी ना तो ये बदतमीज मानी जाएगी, ये कैरेक्टरलेस मानी। 10 साल की उम्र से अपनी बेटियों और अपनी बहनों को हम ये सिखा रहे हैं कि बेटा कोई रिश्तेदार कोई दोस्त आ जाए ना तो हंसना मत, थोड़ा हंसने वाले थोड़े बदतमीज होते हैं, बेटा कहीं जा रही हो तो ज़्यादा हंसना मत, नहीं तो हंसने वाले। हमने अपनी बच्चियों को 10 साल की उम्र में ये सिखाया था कि हंसना मत। फिर वो 12 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की हुई। आपने पिछले 15 साल से उसको सप्रेस कर रखा है, दबा के रखा है, हँसने से रोक रखा है। फिर वो शादी होके एक आदमी की ज़िंदगी में आती है और फिर कहती है, "बेटा तेरी हँसी तो मैं निकालूँगी। तूने मुझे हँसने से रोका था, अब अगले 50 साल तुझे मैं नहीं हँसने दूँगी।" तो वो हँसने कहाँ से देगी? हमने तो लोगों को हँसने से बहुत चालाकी से रोक रखा है मैम। और हँसोगे नहीं तो क्या, मैंने कहा क्या कहा था? या तो अंधेरा रहेगा या उजाला रहेगा। हँसोगे नहीं, खुश नहीं रहोगे, तनाव में ही रहोगे। फिर और रहोगे क्या आप? तो ज़ाहिर अब इंटेलेक्चुअल लोग क्यों ज़्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट आप कह रहे हैं। हमने बहुत चालाकी के साथ इमोशंस को लेके, अच्छा बताइए ज़रा इमोशंस, आपने ये डायलॉग सुना है डोंट बी इमोशनल? यस। हमारे दिमाग में बैठा इमोशंस हमारी स्ट्रेंथ है या ताकत बताई जाती है? क्या समझाया जाता है हमें समाज में कि इमोशनल आदमी कमज़ोर होता है, स्ट्रेंथ होता है? इमोशंस क्या कमज़ोर। है? कमज़ोर सर। प्रैक्टिकल नहीं होता। हाँ, और मैं ये कहता हूँ पूजा मैम, दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत इमोशंस में है। मैं तो इमोशन की परिभाषा ही कहता हूँ सर, इमोशन, एनर्जी इन मोशन, और ताकत सिद्ध करके बताता हूँ। पुरानी हिंदी फिल्में आपने, लोग कहते हैं इमोशंस कमजोर करते हैं, मैं कहता हूँ इमोशन से ज्यादा ताकत धरती पे नहीं है। पुरानी हिंदी फिल्में आपने देखी होंगी सर, हीरो पिट रहा है, 50 विलेन पीट रहे हैं, खून बह रहा है, गिर पड़ा, बेहोश हो गया, मरने ही वाला है, तभी उसको याद आता है इन्होंने मेरी माँ के साथ क्या किया था, इन्होंने मेरे बाप को फांसी पे चढ़वाया था, मेरी बहन के साथ। इमोशंस जाग गए, उठ के 50 को मार देता है। इमोशंस कमजोर कहाँ है? इमोशंस तो हमें क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग। ताकतवर। पर उन सारे आईक्यू वालों को ये सिखाया गया है कि भाई इमोशनल मत बनना, ज़्यादा किसी से इमोशनल कनेक्टेड मत होना, ज़्यादा किसी के प्रति इमोशंस मत रखिएगा। जब आप इमोशनल्स नहीं, इमोशंस के प्रति उदासीन रहेंगे तो मैंने कहा या तो अंधेरा रहेगा या उजाला रहेगा। इमोशनली वो कनेक्ट हो गए, जब वो स्ट्रेस में आए, जब वो तनाव में आए, उनके पास कोई व्यक्ति ही नहीं था जिससे वो बात कर लेते, जिससे एक अलग टॉपिक, अरे सर एक अलग टॉपिक दिमाग में आया, उनकी ज़िंदगी से एक चीज़ मिस हो जाती है मैम। अ, आपने कई बार सुना है ये फालतू बातें मत किया, गप्पे-वप्पे ऐसी चीज़ों को हम किस में काउंट करते हैं? बेकार की बातें, वेस्ट ऑफ टाइम। वर्थलेस बातें, वेस्ट ऑफ टाइम। मैम एक गाना है, उडलई 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 उ, किशोरदा जी का सुना है? हाँ। इसका मीनिंग बताना क्या है, उडलई 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 उडलई? कुछ भी नहीं आए थे। ये मीनिंगलेस है मैम, पर ये वर्थलेस नहीं है। अगर इस पूरे गाने से उडलई उडलई निकाल दिया तो गाना नहीं बनेगा। तू तारा तोड़ो ना दिल हमारा, तू तो तारा का क्या मतलब है इसमें? कुछ भी नहीं। ये मीनिंगलेस है, पर इसे आप वर्थलेस नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बिना ये गाना नहीं बनेगा। ये जो गप्पेबाजी, दोस्तों से फालतू बातें करना, हो सकता है ये मीनिंगलेस हों, पर ये वर्थलेस नहीं है। यही तो वो ऑयलिंग है जो कार को स्मूथली चलाती हैं, यही तो वो ग्रीस है जो कार में जो घर्षण है, कार में जो टेंशन है उसे कम करती है। और हमने ज़िंदगी से ये डायलॉग मार दिए, फालतू बातें मत करो, ये वर्थलेस बातें। ये वर्थलेस कहाँ हैं? ये बातें ही तो ज़िंदगी को ज़िंदा बनाए हुए हैं, ज़िंदा-दिली बनाए हुए हैं। पर हमने ज़िंदगी में से वो 24 घंटे एक ही बात, काम की बात, कम टू द पॉइंट, काम की बात, कम टू। और मेरा दीपक सर ये कहना, जो 24 घंटे काम की बातें करता हो ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो काम की बात नहीं कर रहा। ऐसी कैसी काम की बात है जो 24 घंटे चल रही है? एक्चुअली वही लोग तो ज़िंदगी में जाके परेशान होते हैं फिर बाद में। तो ये जो हाइली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इनके दिमाग में एक फितूर भर दिया गया कि जब भी करना तो कैसी बात करना? काम की बात करना। इन्हीं को तो बताया गया है सीरियस रहा करो, इन्हीं को तो बताया गया है कम बोला करो। इन्हीं को मैंने कहा ना, इतनी ट्रैपिंग करी गई है पिछले कुछ सालों में हमारे खिलाफ कि दुनिया में जो-जो चीज़ें किसी भी इंसान को बेहतर, पॉजिटिव और खुशनुमा बना सकती थी, बड़ी चालाकी से हमें वो काम करने से रोक दिया गया। अब उनके साथ दिक्कत क्या होती है? उनके पास कोई है ही नहीं जिससे वो शेयर कर सकें। उनके पास वो एक लाइन चलती है सर कि अगर दिल को खोल लिया होता यारों के साथ, वो उसके बाद बाहर लिखी हुई थी ऑपरेशन थिएटर के बाहर, हाँ, कि अगर दिल को खोल लिया होता यारों के साथ तो तो नहीं आज खोलना पड़ता औजारों के औजारों के साथ। साथ। तो ये वो लोग हैं इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्ट के नाम पे, बुद्धिमत्ता के नाम पर। मैं एक शायद शेयर भी कर रहा था कोई बात, आपने कभी दीपक सर नोटिस किया है, जब आप बहुत फ्रेंडली होते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, बहुत आप सर्विसिंग मतलब ज़्यादा सर्विस देने की कोशिश करते हैं, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो आपका कोई ना कोई दोस्त एक डायलॉग जरूर मारेगा, यार बी प्रोफेशनल।
क्या इतना क्या तुम डायरेक्ट फ़ोन उठा लेते हो? हमें भी बताया जाता है मेरे से भी कहा जाता है कि अपना नंबर मत दीजिए सोशल मीडिया पे, ये मत करिए, बोले बी प्रोफेशनल। आप नोटिस करना प्रोफेशनल के नाम पर हमको, मतलब मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, हमको कमीना बनाने के, मतलब उनका मतलब है जब आप किसी से मतलब ना रखें, जब आप मतलबी हो जाएँ, जब आप किस सबसे डिस्कनेक्ट हो जाएँ, तो आप प्रोफेशनल माने जाएँगे। तो अब इंटेलेक्चुअल्स के साथ दिक्कत क्या हो रही है मैम, कि इमोशनली तो हमने वो ट्राई कर दी। अब जब ट्राई कर दिए, मेरा एक फ़ॉर्मूला है, मुझसे किसी ने पूछा कि जब अगर स्ट्रेस, तनाव या नेगेटिविटी आए तो हम क्या करें? देखो मैम, कितनी भी कहानी सुना लें हम, उसके बावजूद आएगी। मैं ओनरशिप लूँगा उसके बावजूद भी तो आएगी। ऐसा तो है नहीं कि अब स्ट्रेस आना ही बंद हो जाएगा या टेंशन होनी बंद हो जाएगी। तो मैं उसमें एक फ़ॉर्मूला देता हूँ सर, उस फ़ॉर्मूले को मैंने नाम दिया कैप, CAP, कॉल अ पॉजिटिव पर्सन। सबसे पहला टूल ये होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में 1-2 लोग ऐसे हों, जब भी आप इतनी सी स्ट्रेस में, तनाव में, परेशानी में आएँ, कोई ज़िंदगी में ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको उठा के आप फ़ोन करें और आप बताएँ और सामने, "अरे! कैसी बात कर दी, मैं हूँ ना, घबराने की क्या बात है यार इसमें।" इन इंटेलेक्चुअल लोगों की समस्या क्या है, इनके पास वो वाला व्यक्ति नहीं रहता। क्योंकि इनमें तो हर एक में तो इन्हें परफेक्शन चाहिए। इन्हें तो लोग भी कौन से चाहिए? ये इंटेलेक्चुअल हैं तो लोग भी कैसे चाहिए? वैसे जो 24 घंटे बुद्धि की बात करें। और इमोशंस किसका काम है? दिल का। तो दिल वाले तो इन्हें, इनके पास है ही नहीं। और जब दिल वाले इनके पास नहीं हैं, तो जब इन्हें मुसीबत में फँसेंगे, हौसला कहाँ होता है, दिल में या दिमाग में? दिल में, हिम्मत कहाँ होती है, दिल में या दिमाग में? दिल में। तो एक्चुअली मैम दिल वाले तो सारे इमोशंस इन्होंने खत्म कर लिए क्या? जब चुनौती आएगी, तो आप बुद्धि से सामना करोगे, हौसले से सामना करोगे। इंटेलेक्चुअल तो हैं आप, इंटेलेक्ट तो है आपके पास, पर हौसला कहाँ है? हिम्मत कहाँ है? चीज़ों से लड़ने की क्षमता कहाँ है? एडवर्सिटी कोशेंट कहाँ है? AQ का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों से सामना करने की क्षमता, और ये दिमाग में नहीं होती बेसिकली, ये कहाँ होती है? दिल में। और यहाँ से आप ड्राई चल रहे हैं, तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या आती है। तो मैं ऐसे लोगों से ये कहता हूँ कि भाई वो जो मीनिंगलेस चीज़ें हैं पर वर्थलेस नहीं, थोड़ा बहुत उन चीज़ों को भी समय दिया करें। लोगों को समय दिए, अपनी संगति बनाएँ। मुझसे किसी ने एक बदलाव के लिए एक टॉपिक पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि ज़िंदगी में आप 3 चीज़ों पे काम कर लीजिए, बाकी सब चीज़ें बदल जाएँगी आपकी। SMS। एस क्या है सर? शब्द। सबसे पहले तो अपने शब्द पॉजिटिव कर लीजिए। हम पिछली बार बात कर चुके हैं तो इतना लंबा मैं उसमें जाऊँगा नहीं। दूसरा होता है मैम एम। एम मतलब मेडिटेशन। जिस दिमाग से समस्या उत्पन्न हुई है, उससे सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता। भाई जिस दिमाग ने समस्या ही पैदा कर ली, अगर वो दिमाग इतना ही समझदार होता तो वो सॉल्यूशन भी दे देता। तो इसका मतलब अब हम अगर उसको मेडिटेटिव दिमाग में बदल दें, मेडिटेशन करने लगे तो और पावरफुल हो जाएगा, तो शायद कोई सॉल्यूशन दे दे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ वो एस, एम और एस माने होता है सर संगति। आप किन लोगों के इर्द-गिर्द हैं? आप किन लोगों के आस-पास हैं? मैंने एक लाइन लिखी थी सर कि अगर आप अपने ग्रुप में सबसे समझदार आप ही हैं, तो आप बड़े खतरे में हैं। बोले जी मतलब? मैंने कहा यार ऐसे दोस्त बनाओ जो मुश्किल वक़्त में, चुनौती वक़्त में काम आ सकें। बोले जी मतलब? मैंने कहा एक बात बताओ, सबसे इंटेलेक्चुअल मैं हूँ अपने ग्रुप में, सबसे समझदार मैं हूँ और मुझे ही चोट लग गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो हॉस्पिटल लेके मुझे मैं भगूँगा या मेरे बाकी के दोस्त भगेंगे? कौन भगेगा? मैं तो भगूँगा नहीं, हॉस्पिटल कौन ले जाएगा? मेरे बाकी के दोस्त, और वो सारे बेवकूफ़ हैं। तो वो तो सरकारी अस्पताल में ले जाएँगे, ऐसे अस्पताल में ले जाएँगे जहाँ मुझे इलाज ही नहीं मिलेगा। तो मेरा पॉइंट है आपके आस-पास कौन है? आपकी संगति कैसी है? एक इस पे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैंने एक सर प्लॉट लिया 10 लाख रुपए का, और अगले ही पावर ऑफ एसोसिएशन बता रहा हूँ मैं, पावर ऑफ संगति मैम। अगले ही दिन उसकी जड़ में कब्रिस्तान खुल गया, शमशान घाट खुल गया। उस प्लॉट की कीमत क्या बची? प्लॉट की कीमत क्या रही? कुछ भी नहीं रह गई, ज़ीरो, खत्म। ज़ीरो। और मैम अगले ही दिन शाहरुख खान साहब ने बंगला खरीद लिया उसकी जड़ में, या अमिताभ बच्चन साहब ने, तो मल्टीफ़ोल्ड्स बढ़ जाएगी। मल्टीफ़ोल्ड बढ़ जाएगी। 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कोई दीवाना मिल गया तो 10 करोड़। तो क्या मैम आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्लॉट की अपनी कोई कीमत नहीं होती? उसकी कीमत इस बात पे डिपेंड करती है कि वो शमशान की जड़ में है या अमिताभ के बंगले की? मैं भी यही बता रहा हूँ। संगति। हमारी अपनी कोई वैल्यू नहीं है इस धरती पे। सवाल ही हम जड़ में किसके हैं, हम संगति में किसके हैं। मेरा एक फ़ोटो, सर का एक फ़ोटो अभी जारी हो जाए मोदी जी के साथ, कल से ही मैं जो 1.5 लाख रुपए कॉर्पोरेट में चार्ज कर रहा हूँ 5 लाख करने लगूंगा। एक फ़ोटो संगति बदल देगी, मेरी कीमत ही बदल देगी। और मेरा एक फ़ोटो आतंकवादी के साथ जारी हो जाए, अब मुझे पुलिस ढूंढ गई, अब भी मेरी दुर्गति। तो मैं अब दोनों फ़ोटो में मैं ही हूँ।
तो फिर एक में मुझे इज्जत क्यों मिली और एक में मुझे बेइज्जती क्यों मिल रही है? एक में मेरी कीमत क्यों बढ़ी, एक में कीमत क्यों? मेरी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वैल्यू इस बात पर डिपेंड कर रही है मैं साथ में किसके हूँ। आपकी संगति क्या है, आप किन लोगों के साथ। मैं कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया सर, और मैं मतलब एक नए थॉट को, मैं नए आइडिया को कोशिश कर रहा हूँ देने की, पावर ऑफ संगति पर। हमसे कहा जाता है सर, बीज में पेड़ बनने की क्या होती है? बीज में पेड़ बनने की ताकत होती है, ऐसा बताया जाता है कि भाई बीज में पेड़ बनने की ताकत या क्षमता होती है। मैं कहता हूँ झूठ है, बीज में पेड़ बनने की ताकत नहीं है सर, बीज में पेड़ बनने की संभावना है। ताकत तो उस जमीन में है जिसमें उस बीज को डाला गया है। बीज ताकत कहाँ से लेता है? खाद, पानी, मैग्नीशियम, लवण, खनिज, ये सारी चीजें बीज लेता कहाँ से है? जमीन से। और मैं कहता हूँ अगर बीज में ताकत है तो इस टेबल पे रख के बीज को पेड़ बनाइए। अगर बीज में खुद में ताकत है तो फर्श पे डाल के बीज को पेड़ बनाइए ना। बीज के अंदर केवल संभावना है, ताकत जमीन के अंदर है मैम। ताकत जो है उस सिस्टम के अंदर, हमारे अंदर संभावनाएं हैं बड़ा बनने की, पर जो क्षमता है, ताकत है, वो सिस्टम के अंदर है, वो उस प्लेटफॉर्म के अंदर है, वो संगति के अंदर है जिनके साथ हम रह रहे हैं। तो इसलिए आपने कई बार नोटिस किया होगा सर, कम योग्य व्यक्ति भी कई बार उससे ज्यादा कामयाब हो जाता है जो उससे ज्यादा टैलेंटेड है। कारण, क्योंकि वो बेशक कम संभावना वाला बीज था, पर वो जमीन में कौन सी में था? जिसमें ताकत थी। और जिसमें संभावना बहुत थी, पर वो जमीन में किसमें चला गया? जिसमें ताकत ही नहीं थी। तो जिस दिन हम संगति की पावर, मैं तो इवन ये कहता हूं कि आपकी दुर्गति होगी या प्रगति होगी, ये आपकी संगति तय करती है। तो जिस दिन हमने अपनी संगति पे काम करना शुरू कर दिया कि यार मेरे पास हंसने वाले लोग हों, खिलखिलाने वाले लोग हों, हौसला बढ़ाने वाले लोग हों। आपने कभी जिंदगी में एक, आज के बाद नोटिस करना, आप पर कोई चैलेंजिंग फोन आ जाए, कोई ऐसा वक्त आए, ऐसा कोई, जब आपका कुछ मतलब चैलेंजिंग बात आई हो सामने से, आपके पास कौन बैठा था इस बात का बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे ही सामने से फोन आया कि अमर भाई घर में आग लग गई, और मेरा जो दो, और यार आग लग गई और हमारे अब तो हमारे बर्बाद, उससे पहले हमारे का अटैक आ जाए बोले यार मर गए इसका मतलब। और जैसे ही मेरे पास फोन आया कि यार हमारे घर में आग लग गई और दीपक सर बैठे, अरे अमर भाई कैसी बात कर रहे हो, घर में ही तो आग लगी है, तुम तो ठीक ठाक हो यार, तुम 2 महीने में फिर नया घर खड़ा कर दोगे, बता रहा बहुत कमा रहे हो, तुम में तो क्षमताएं हैं। फिर मुझे क्या लगेगा, अरे छोड़ो कुछ भी नहीं हुआ। दिक्कत ये है कि सबसे बड़ी बात है, जब बुरा वक्त आया उस समय आपके पास कौन था, आप किन लोगों के पास थे? इंटेलेक्चुअल लोगों की समस्या ये है मैम, ये उन दिलदार लोगों के साथ ही नहीं रहते, क्योंकि इमोशनली क्या हो चुके होते हैं, ड्राई हो चुके होते हैं। तो इनको तो मैं एक ही सजेशन दूंगा, आप इंटेलेक्चुअली बने रहो, पर अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो इमोशनल हो, जिनमें इमोशनल स्ट्रेंथ हो, जो दिल वाले लोग हों। तो मेरी तो सलाह ये रहेगी। हर आदमी सक्सेस को ढूंढ रहा है जी 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 और सक्सेस के पीछे भाग रहा है जी जी जी। या दौड़ रहा है। हाँ भाग रहा है, वैसे तो दौड़ नहीं रहा सर, वो दौड़ेगा तो पहुंच जाता। अब सक्सेस क्या है? अब कोई आदमी आज 50,000 कमा रहा है, जी जी जी। उसको लग रहा है कि मैं मैनेजर बन जाऊं अपनी कंपनी में तो आई एम सक्सेसफुल। I'm successful। वो वहाँ पहुँचता है हाँ जी तो उसको वहाँ भी संतुष्टि नहीं मिल जी रही। जी जी। अब वो सोचता है कि मैं जनरल मैनेजर बन जाऊं, हम्म, और वो जनरल मैनेजर भी बन गया। जी जी। अब उसे लग रहा है मैं डायरेक्टर बन जाऊं, डायरेक्टर को लग रहा है मैं वीपी बन जाऊं, वीपी को लग रहा है मैं चेयरमैन बन जाऊं। तो हर आदमी एक रेस में भाग रहा है। बिल्कुल सर। जो 50,000 कमाने वाला है वो जब तक 50,000 कमा रहा है वो भगवान से ये कह रहा है, भगवान बस किसी तरह से 1 लाख की 1 फिगर लाख हो बस, जाए सही बात है। और मैं अपना जीवन मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। हाँ जी। जैसे ही वो 1 लाख पे पहुंचता है, 3 महीने बाद वो फिर मन का करने लगता है माला कि प्रभु अब बस किसी तरह से 1 लाख तक पहुंचा दिया, इसका तो धन्यवाद, हाँ जी। लेकिन अब अगला जो टारगेट मैंने अपने आप को दे दिया वो 2.5 लाख का दे वो दिया। 2.5 लाख का है। अब 2.5 लाख जैसे ही पहुंचता है वो 5 पे आ जाता है, हाँ जी। 5 वाले को 10 चाहिए, 10 वाले को 15। तो ये सीढ़ी जो चढ़ती जा रही है, और इससे हो क्या रहा है, आदमी की भूख बढ़ रही है, हर चीज़ में भूख बढ़ रही है, हर जगह हम कंपटीशन में चल रहे हैं। अरे उसके पास आईफोन 16 प्रो है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास मर्सिडीज़ है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, उसने आज फलानी घड़ी ली है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। और अभी जो आपने एक बात ओनरशिप और प्राइड की कही, हाँ जी। अब एक हमारा दोस्त है, मैं संदर्भ से मतलब मेरे को वही चीज़ ध्यान आई, ये ड्राइवर और अंबानी जी वाली। जी जी सर। तो उसने एपी की घड़ी लीजिए। अच्छा। एपी की घड़ी आज की तारीख में 1.25 करोड़ से शुरू होती है ओ। और वो 20 करोड़ तक जाती है। जी 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 जी। अब उसने ली
तो वो एक बार दुबई से आ रहे थे। हाँ जी। अब दुबई से आते के साथ ही उन्होंने अपनी घड़ी जो है, जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरने वाले थे, अपने बैग में डाल ली। अब जिज्ञासा मेरी हुई कि मैंने कहा यार इतनी महंगी घड़ी है, तो कहीं ये इधर उधर ना हो जाए, तू पहन के रख, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा सेफ तो घड़ी मेरे हाथ में है ना। में सही बात है। बोला नहीं यार, वो कस्टम वाले पकड़ सकते हैं, अच्छा। वो तंग करेंगे कहाँ से आई। हाँ। तो मैंने कहा यार तूने तो पैसे से ही ली है और कमाई से ली है, तू हम्म, कमा रहा है। हम्म, तो वो दाएं बाएं हो गया। हम्म। तो वहाँ प्राइड और वो वाली बात आ गई कि वो पैसे से तो थी, दी। लेकिन शायद जो आप भी वजह रही। हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ गया। मैं भी एक उदाहरण दूंगा इस पर। तो एक तरफ हमारी भूख बढ़ती जा रही है, हाँ जी, हम लग्जरीज खरीद भी रहे हैं, हाँ जी, लेकिन एक वो लग्जरी हमें डर भी दे रही है कि कहीं हम पकड़े ना जाएं। जी, 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 तो ये जो भूख है, इस पे कैसे संयम पाया जाए? बिल्कुल। सर 2-3 चीज़ें, फिर हम कहते हैं बेसिक्स, जब हमें बेसिक क्लियर होंगे ना सर, तो हमारी सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। एक जो आप पहले प्राइड वाली बात करता हूँ सर, इस पे मैं एक उदाहरण अलग है, लेकिन मैं उदाहरण दे देता हूँ कि अभी आपने कहा ना वो दाएँ-बाएँ हो गए। हमारे जिस जगह पर हम बैठे हैं, यहाँ दहेज का बहुत प्रचलन है। आपने देखा होगा फॉर्च्यूनर भी दहेज में मिलती है, इवन मर्सिडीज भी दहेज में मिलती है। तो मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ कि यार अगर आपको वो गाड़ी दहेज में मिली है, तो उसमें लग्जरी तो है, प्राइड नहीं है। पर उतर के प्राइड नहीं है। वो कभी छोड़ के ये नहीं कह पाते और यार मैंने कमाई है। वो सारी जिंदगी यूं ही बचे बचे घूमते हैं, जो आप कह रहे थे बचे बचे। बिल्कुल। तो सारा के आप एक नोटिस करिएगा सर, किसी के शराब के ठेके हैं, करोड़पति अरबपति बन गया वो। मेरे कहने से आज के बाद ऑब्जर्व करना, किसी भी ऐसे फील्ड से कमाया हुआ पैसा, वो लास्ट में या तो एजुकेशन में आएंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, कभी आप नोटिस करना। उसका रीजन बताता हूँ। उन्होंने करोड़ों रुपए तो कमा लिए, लग्जरी तो आ गई, पर कोई उन्हें इसलिए थोड़ी बुला लेगा समाज में या दुनिया में कि भाई अब हम अब आएंगे जी और ये हमारे स्कूल का उद्घाटन करेंगे, इनके 3 ठेके हैं, फीता ये काटेंगे। कौन बुला रहा है उन्हें? उन्हें लगता है यार करोड़ों अरबों कमा लिए पर कोई बुला ही नहीं रहा। तो फिर वो ऐसे फील्ड में उतरते हैं जहां पर उनको एक क्या मिल जाए, प्राइड मिल जाए, गर्व मिल जाए। अब मैं उस मुद्दे पे आता हूँ कि सर भूख बढ़ती जा रही है, ये तो बड़ी अच्छी खबर है सर। एक्चुअली हमारे बेसिक क्लियर होने चाहिए। हम दो चीजें हैं सर, एक संतुष्टि और एक खुशी। हमने इन दोनों को ना मिसअंडरस्टैंड किया हुआ है। मैं ये मान के चलता हूँ, खुश आप इतने से में हो जाओ, संतुष्ट आप इतने में भी मत होइए। अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो आपको ग्रोथ मिलेगी, और खुश तो आप इतने में भी रहिए, जो मिल गया उतने में खुश होइए। उदाहरण देके बताता हूँ, मैंने एक ज़िंदगी में मैंने एक एग्ज़ाम्पल सुना, और उसने मेरी एक जो कन्फ्यूज़न था, ये वाला कन्फ्यूज़न उसने दूर किया सर। एक आदमी तीसरी मंजिल पे खड़े होके केले खा रहा था। तभी अचानक ऊपर से एक हवाई जहाज़ गुज़रा, और जैसे हवाई जहाज गुजरा तो उसने कोसना शुरू कर दिया, अरे यार हमारी तो जिंदगी खराब है, किस्मत ही खराब है तेरी। यहाँ खड़े होके केले खा रहे हैं, मजे तो असली ये ले रहे हैं, देख लो क्या हवाई जहाज में। तंग है यार। उसने ये करते करते केले का छिलका नीचे फेंक दिया। अचानक 10 सेकंड बाद उसकी नजर नीचे गई तो ध्यान गया उसका कि एक आदमी उस केले के छिलके को उठा के खा रहा था। उसने कहा अरे भगवान तेरे तो बहुत बहुत एहसान है यार, मैं तो तीसरी मंजिल पर खड़े होके केले खा रहा हूँ, लोग तो ऐसे भी हैं जो केले के छिलके खा रहे हैं। हमारी समस्या बताता हूँ सर क्या है। हमें जब कामयाब होना होता है तो हम केले के छिलके वाले को देख के पता क्या बोलते हैं, हाँ ये तो छिलके ही खा रहा है, हमारे पास तो केले हैं। और जब खुश होना होता है तो हवाई जहाज वाले को देख के दुखी होते हैं, अरे यार ये तो मजे ले रहे हैं, हम परेशान हैं। मैं कहता हूँ जरा इसका उल्टा करके देख लेना, केले वाले को देख के खुश रहो, और हवाई जहाज देख वाले को देख के तरक्की का सोचो। केले वाले को देख के ये खुश रहो कि भगवान तूने बहुत दिया, केले खा रहे हैं लोग, तो केले के छिलके खाने वाले भी हैं। और जब तरक्की वाली बात आए, नहीं यार एक दिन हवाई जहाज में बैठ के केले खाऊंगा, छत पे खड़े होके तो नहीं खाऊंगा। हमारी समस्याएं ये हैं, हमने दोनों को गलत जगह किया हुआ है। जब कोई काम करने की बारी आ जाती है, जब आपसे कोई कहता है 8 घंटे काम कर रहे हो, और कोई उदाहरण दे दे अंबानी 12-12 घंटे काम करता, हाँ 8 घंटे बहुत हैं। जब तरक्की की बात आई तो मेहनत घटा ली, और जब खुश रहने की वाली बात आई तो अंबानी को देखकर हम दुखी हो गए। तो मेरा तो ये कहना है सर कि भूख तो कभी खत्म ही होनी नहीं चाहिए। समस्या भूख नहीं है सर, समस्या पचाने की ताकत है। समस्या ये है ही नहीं मैं 2 रोटी खा रहा हूँ या 6 रोटी खा रहा हूँ। समस्या ये जो काजू खा रहा हूँ वो पच जाएंगे क्या मुझसे? अगर मैं उतना पचा पा रहा हूँ तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है, फिर मुझे कोई समस्या नहीं है। तरक्की करनी है तो सर असंतुष्ट तो रहना पड़ेगा, ग्रोथ का तो सोचना पड़ेगा। हाँ, खुश आप इतने से में हो जाइए। पिछली बार शायद मैंने शेयर किया था, वरना तो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है हैप्पीनेस के ऊपर। मुझसे कई बार लोग बोलते हैं और भाई और क्या चल रहा है, मजे आ रहे हैं? तो मैं कहता हूँ यार आ तो नहीं रहे पर ले रहा हूँ। बोले मतलब? मैंने यार मजे कोई आते थोड़ी हैं, मजे तो जिंदगी में लिए जाते हैं।
तो मेरा इस पे एक बहुत सिंपल चुटकुला सुना था सर, उस चुटकुले ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अगर खुश रहना है तो ऐसे रहिए, और तरक्की करनी है तो फिर आगे वालों को देखिए। और खुश कैसे रहा जा सकता है? कितना भी बुरा हो जाए ज़िंदगी में, है तो चुटकुला पर सुनिए सर, जिसने मेरी ज़िंदगी को बहुत प्रभावित किया, बहुत बड़ा बदलाव। एक बार एक आदमी कहीं जा रहा था अपनी वाइफ़ के साथ, हैप्पीनेस। वाइफ़ के साथ पूजा मैं मुश्किल उदाहरण पर देता हूँ। तो रास्ते में बदमाश मिल गए, और उन बदमाशों ने क्या किया सर, उस एक गोला खींचा और उस आदमी को उस गोले में खड़ा कर दिया। और उस आदमी को गोले में खड़े होके बोले, अगर इस गोले से बाहर आया ना तो गोली मार देंगे। और उसकी वाइफ से पूजा में मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिए, जेवर छीन लिए, और छीन कर भाग गए। तो वहां तो भीड़ इकट्ठा हो गई। तो वो आदमी सर हंसे ही हंसे, हंसे ही हंसे, हंसे ही हंसे। सबको लगा इसे सदमा लग गया, पता नहीं क्या हो गया, ये पागल हो गया कि हंसे ही जा रहा है। बोले यार, तेरी वाइफ से मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिए, जेवर छीन लिए, तू हंस क्यों रहा है? हम बोले बताऊं, जब वो मेरी वाइफ से पैसे और मोबाइल छीन रहे थे ना, मैं 2 बार गोले से बाहर आया था। मैंने दीपक सर इसके बाद एक उदाहरण, एक जिंदगी में एक सबक लिया। अगर आप इन परिस्थितियों में खुश रह सकते हो कि जब मेरा सब कुछ लुट रहा था, तो मैं तो 2 बार गोली से बाहर आया। तो आप खुश रह पाओगे। हमारी हैप्पीनेस की जो बैंड बजी पड़ी है, उसका रीजन बताता हूँ सर। हमने हैप्पीनेस के सामने स्टार लगाया हुआ है, कंडीशंस अप्लाई, जो आप कह रहे थे कि जब 1 लाख कमाऊंगा तो खुश रहूंगा, फिर जब 2 लाख कमाऊंगा तो खुश रहूंगा, जब कभी नहीं रहेंगे, आप रह ही नहीं धरती पे नहीं रह सकते। हमने ऐसा कटोरा पकड़ रखा है, हम लोग ऐसे जाल में 99 के चक्कर में फंस चुके हैं। एक आदमी के पास एक कटोरा था सर, वो उससे जो मांगे वो दे दे। वो बोले मुझे 1 लाख रुपए दो, तो वो 1 लाख रुपए दे दे। वो बोले 1 किलो सोना दो, तो 1 किलो सोना दे दे। एक दिन वो कहीं होटल में रुका हुआ था, तो पास वाले कमरे से पता चला कि उधर भी कोई रुका है, उसके पास भी कटोरा है। अब उधर से आवाज आई, उसने बोला मुझे 1 लाख रुपए दो। तो कटोरे में से आवाज आई, उधर से आवाज आई, वो सुन रहा है इधर बैठा, मैं 2 लाख दूंगा। उसने कहा फिर 1 किलो सोना दो। कटोरे से आवाज आई, 2 किलो दूंगा। अब इसका दिमाग खराब कि यार, मेरे पास तो भाई ये मेरा तो उतना ही देता है जितना मैं मांगता हूँ, इसका तो डबल वाला है। ये रात को नींद नहीं आई। इसने सुबह उठ के, मैं उसके पास पहुंचा बातचीत में, और कटोरा बदल के ले आया। मतलब अपना कटोरा वहां रख दिया, उसका ले, और भाग के घर पहुंचा, कमरा बंद किया, कुंडी लगाई, और कटोरे के सामने खड़े होकर बोले मुझे 1 लाख रुपए दो। कटोरे में से आवाज आई, मैं 2 लाख दूंगा। 2-3 मिनट हो गए, ये बोला मुझे 1 लाख रुपए दो। कटोरे में से आवाज आई, मैं 2 लाख दूंगा। फिर 5 मिनट, अरे बोले 1 लाख रुपए दो। बाद में पता चला कटोरे से आवाज ही आ रही थी। दे नहीं रहा था वो। एक्चुअली हम सबके पास एक कटोरा है, जितना डिजर्व आप करते हैं। अब मैं जो इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जितना आप डिजर्व करते हैं, अगर आपको उतना मिल रहा है, तो वही सफलता है। आपने मुझसे सफलता की परिभाषा पूछी थी। जितनी आपकी मेहनत, स्किल्स और टैलेंट है, उसके अगेंस्ट अगर उतना मिल रहा है, तो आप कामयाब हैं। एक बड़े मेरे वन ऑफ माय फेवरेट राइटर हैं, उनको तो वैसे तो सटायर लिखते हैं, नीरज बदवार सर, पर मैं उनसे बड़ा दार्शनिक नहीं मानता सर लिखने के मामले में। आधुनिक युग में 40 साल की उम्र होगी हार्डली उनकी, 35-36 साल की। वो एक लाइन लिखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है अपनी योग्यता के साथ न्याय ना कर पाना। अगर आप अपनी योग्यता के साथ न्याय कर पा रहे हैं, आप 50,000 के इंसान हैं, 50,000 रुपया मिल रहा है, तो आपसे खुश होना ही नहीं चाहिए कोई। आप सफल हैं। 1 लाख के आदमी है, 1 लाख मिल रहा है, आप सफल हैं। ज़्यादा चैलेंज इसमें, ज़्यादा फालतू दिमाग में पड़िए ही मत ना। तो मेरा ये मानना है, खुश रहना है तो कटोरे उसका ध्यान रखिए, गोले वाला। और अगर आप इस कटोरे के चक्कर में फंस गए, तो फिर हाथ में कटोरा ही आ जाएगा सर, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी मिल जाए। मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है सर। बेसिक्स जो हम बात कर रहे हैं, क्लैरिटी की जो हम बात कर रहे अमर जी, अब थोड़ा सा फीमेल ओरिएंटेड हैं। अरे करते वाह हैं मैम, इसको। बिल्कुल। बिल्कुल, वो हमारा टॉपिक रह जी, जी, जाएगा। जी, जी। जैसे घर में जो बेसिकली आप जॉइंट में रहते हैं, या घर में जो फीमेल्स हैं, जनरली वो हैप्पी रहने की कोशिश करती हैं, लेकिन आके कुछ ना कुछ उन्हें ट्रिगर कर जाता हुँ। है। जैसे कुछ उनका मजाक बना दिया गया, या कुछ उन पे कमेंट कर दिया गया। तो उस चीज में और उस सिचुएशन में वो कैसे हैप्पी रह सके? मैम, एक तो हमें ना, ये बहुत गहरा भी सवाल है, और मैं सही बताऊँ इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका सॉल्यूशन इतना आसान इसलिए नहीं है लेकिन कि अमर जी, एक्चुअली वो केवल उस महिला के हाथ में नहीं है। ये सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि ये एक मेजर प्रॉब्लम है। हमने हाँ। आज के टाइम में हमने कॉर्पोरेट डिस्कस कर लिया, जी, जी, जी। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, लेकिन एक जनरेशन ऐसी भी है जो ये चीजें फेस कर रही है, और बहुत मेजर यस! जनरेशन है। आजकल के बच्चों के पास एक एस्केप है, दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। हुँ, लेकिन जो हमारी जनरेशन है, जो एक शुरू से ही गिवर है, हुँ। उसके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सैटिस्फाइड भी है, हैप्पी भी है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर होता है जिससे कि वो हैप्पीनेस चली जाती है। डेफ़िनिटली मैं आपसे इसलिए तो कह रहा हूँ, एक्चुअली ये समाज के तौर पे बड़ा मुश्किल काम है।
इसमें जिस महिला जो खुश नहीं रह पा रही, वो उससे ज़्यादा ज़िम्मेदार वो समाज है, वो आस-पास के लोग हैं जो उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं। इसमें महिला के हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उन पे 2-3 मुद्दों पे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, जो प्रैक्टिकली मैं बात करने की कोशिश करूँगा। आप पहले ये सोचिएगा ट्रिगर क्यों किया जाता है महिला को, दबाया क्यों जाता है, कोशिश क्यों की जाती है? आपको मालूम है ताकतवर जो है, ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन है, मेल या फीमेल? मेल को लगता है मेल है। नहीं, फीमेल है। लगता है तो लगने दीजिए, पर एक्चुअल में कौन है? भगवान ने अपने बाद प्रोडक्शन की जो ज़िम्मेदारी, दुनिया को जन्म देने की ज़िम्मेदारी किसको दी? आदमी को, औरत को? फीमेल को। तो भगवान भी ये मानता था कि मेरे बाद अगर इस दुनिया में कोई जननी बन सकती है, कोई दुनिया को सृजन कर सकती है, दुनिया को बना सकती है, तो वो महिला है। लेकिन ये बात हर एक को समझ में आएगी नहीं। आप कभी भी देखिएगा हमारे साथ 2 ट्रैपिंग होगी महिलाओं के साथ। एक तो महिलाओं के साथ ये ट्रैपिंग हो गई जब इंसान को, आदमी को समझ में आया कि ये महिला तो मुझसे ताकतवर है, ये तो ज़्यादा मुझसे प्रोडक्टिव है। जैसे मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ सर, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप पे भी बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट पे भी बात कर रहे हैं, बिज़नेस पे भी बात कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बिज़नेस करने की क्षमता किसके अंदर ज़्यादा होती है, आदमी के या औरत के? मेल के। औरत के मैम। रीज़न बताता हूँ कर कैसे। अगर मुझे कोई भी कंपनी चलानी है, कोई भी बिज़नेस चलाना है, कोई भी, तो उसमें 2-3 गुण होने चाहिए। पहला गुण होना चाहिए रिस्क लेने की क्षमता। इन्वेस्टमेंट में सर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, माइंडसेट क्या है? रिस्क लेने की आपकी एपेटाइट कितनी है, रिस्क लेने की क्षमता किसकी ज़्यादा है? किसकी है? नेचुरली किसकी ज़्यादा है, आदमी की, औरत की? आदमी के साथ है। औरत की है मैम। इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क बताइए क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है जब एक औरत बच्चे को जन्म देने के लिए लेबर रूम में जाती है। गारंटी नहीं है जिंदा वापस आएगी। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क औरत ने लिया है। आदमी ने क्या रिस्क ले लिए? आदमी ने 2-4-5 लाख रुपए के रिस्क ले लिए होंगे। एक आदमी की जिंदगी में, पूरी जिंदगी में जान का खतरा कितनी बार आता है अगर उसका एक्सीडेंट ना हो तो? एक बार भी नहीं। औरत की जिंदगी में 2 से 3 बार ऐसा समय आता है जब कोई गारंटी नहीं है जिंदा बाहर आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो औरत आदमी से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। अगले पे आता हूँ, अभी इस पे बिज़नेस करने वाली बात हो या जॉब करने वाली बात हो या किसी भी चीज़ को चलाने वाली बात हो कंपनी की। कंपनी चलाने के लिए हमें 2-3 गुण चाहिए। हमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, सेल्स स्किल अच्छी हो, नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी हो। किसकी बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी हैं? फीमेल्स के। सारे गुण जो आदमी एमबीए करके कॉलेज में जाके सीखता है, वो महिला के अंदर, लड़की के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हैं। आपको क्या लगता है 4 गोलगप्पे के साथ एक दही पापड़ी फ्री लेने की जो कैपेसिटी है, जो परंपरा है, किसने शुरू करी होगी, आदमी ने, औरत ने? औरत। औरत ने। आदमी की तो बस की नहीं है बेचारे के। वो 1000 रुपए की चीज़ को 950 नहीं बोल पाता, औरत सीधा 250 रुपए बोलती है। तो जो नेगोशिएशन स्किल्स हैं वो औरत के अंदर ज़्यादा हैं। आप कभी भी कम्युनिकेशन किसके, आप एक आदमी को ट्रेन में बैठा दो सर और 800 किलोमीटर की यात्रा में भेज दो, मोबाइल पे से निगाह ही नहीं उठेगी। उसे पास वाले का ये भी पूछ लो ना, कैसे कलर की टी-शर्ट पहन रखी थी, उसे पता ही नहीं है कौन बैठा था पास में। औरत को बैठा दो, पूरे उसमें रिश्तेदारी निकाल देगी। अरे बहन तुम कहाँ से हो? अच्छा कोटा से? कोटा तो मेरी बुआ जी की लड़की रहती है। अच्छा कोटा में कहाँ हो? ये गुण किसके अंदर है? नेटवर्किंग किसके अंदर है? औरत के। जब आदमी को समझ में आया कि ये औरत मुझसे बहुत आगे निकल जाएगी, तो आदमी को एक बात समझ में आई कि इसको तू टॉन्ट मारता रहे, ताने मारता रहे, इसमें उलझा के रख, ताकि ये अपनी पूरी एनर्जी, पूरी स्किल्स, पूरा दिमाग किसमें लगा दे, अपने को सिद्ध करने में। तो मैं 2 रिक्वेस्ट करता हूँ महिलाओं से कि अपनी पूरी एनर्जी, अपनी 1% एनर्जी भी अपने आप को इस बात में सिद्ध करने में मत लगाइए कि मैं बहुत काम करती हूँ, मैं भी ये हूँ, वैल्यूएबल हूँ, मैं भी ये हूँ। आपने कभी दीपक सर परिवार में ऐसा देखा एक भाई शराबी हो, एक ठीक-ठाक हो जो हेल्प कर रहा हो, कमा रहा हो, घर चला रहा हो। आप मेरे कहने से आइंदा नोटिस करना, वो शराबी पता है एक टेक्निक का यूज़ करता है। वो हर दूसरे तीसरे दिन उस कमाने वाले से पता है क्या बोलेगा? तेरी वजह से तेरी वजह से मैं बर्बाद हुआ, तूने मेरे साथ ये कर दिया, तूने मेरे पैसे मार लिए, तूने मेरा हिस्सा मार लिया, तूने ये कर लिया। और ये कह के वो फ्री होके शराब पी के लेट जाएगा और जो दूसरे वाला है वो टेंशन में और स्ट्रेस में सफाई देता फिरेगा। अरे यार ऐसी बात नहीं है, मैंने कब ऐसा किया, तू मुझे ही गलत समझता है। शराबी को भी पता है इसने ऐसा नहीं किया। और शराबी को ये भी पता है कि बेटा तूने अगर ऐसा नहीं कहा तो तुझसे ये कहने शुरू कर देगा शराब पी के क्यों आता है, शराब छोड़ दे। इससे पहले कि शराबी पे सवाल उठे, तो शराबी उससे पहले सवाल किस पे उठा देता है? दूसरे आप पे। कभी देखना लड़की घर से, ये अलग उदाहरण लेके कि बच्चा घर से जाता है कॉलेज और कॉलेज से लेट घर आएगा, दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था और उसको पता है घर आते ही उसके साथ क्या होने वाला है, डांट पड़ेगी। डांट पड़ेगी। मैं लिख के दे सकता हूँ 80% केस में आते ही बच्चा क्या करेगा, अरे मम्मी आज आपने कैसा खाना दिया था, नमक भी नहीं था सब्जी में, मम्मी आज तो सारे दिन मैं भूखा रहा हूँ। बेटा क्या बात, तो बेटा तो कोई बात, अरे बेटा क्या आपको लग रहा है सच में नमक कम था? बेटे को पता है इससे पहले मम्मी लड़नी शुरू करे, हाँ तू शिकायत कर दे
ताकि मम्मी उल्टा सफाई देने के मोड में आ जाए। तो मम्मियाँ यही कर रही हैं, सारी महिलाएं यही कर रही हैं। इनके साथ समस्या ये है, ये इतने सफाई देने के मोड में है, इतने सफाई दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, और गुनाहगार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा सफाई ना दे। मैं महिलाओं से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि पहली बात तो इतनी सफाई देने की, अपने आप को सिद्ध करने की कोई जरूरत है नहीं। दूसरी बात, जब कोई टांग खींचे आपकी, देखो मैम, मैं फिर कहता हूं बेसिक्स, आप बहुत कुछ उनका कुछ कर नहीं पाएंगे। मैंने तो जिंदगी में एक बात चीज समझी, जब आपके हाथ में बहुत कुछ किसी को बदलना ना हो। ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने याद दिला दिया। एक टॉपिक है सर, लोकस ऑफ फोकस। हम गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं? लोकस ऑफ फोकस क्या कहता है मैम कि 3 सर्किल हैं। पहला सर्किल वो है, नीदर आई कैन कंट्रोल इट नॉर आई कैन इन्फ्लुएंस इट, ना मेरे कंट्रोल में ना इन्फ्लुएंस में। दूसरा, आपने क्योंकि खुश रहने के लिए पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा, आई कैन इन्फ्लुएंस इट बट आई कैन नॉट कंट्रोल इट। तीसरा, आई कैन कंट्रोल एज वेल एज इन्फ्लुएंस इट। अब तीनों को समझाता हूं। पूरा भारत वोट डालने जाए, मत देने जाए, ये मेरे कंट्रोल में है क्या? नहीं। ये मेरे इन्फ्लुएंस में है क्या? नहीं। पूरा भारत वोट डालने जाए, ये मेरे कंट्रोल में है क्या? नहीं। ये मेरे इन्फ्लुएंस में है क्या? नहीं। नहीं है। मेरे घर वाले, मेरा भाई, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी वाइफ वोट डालने जाएं, ये मेरे इन्फ्लुएंस में है, पर ये मेरे कंट्रोल में है क्या? नहीं। क्या पता मनाही कर दें। मैं वोट डालने जाऊं, ये मेरे इन्फ्लुएंस में है या नहीं? मेरे कंट्रोल में है या नहीं? है। 90% लोग गलती ये कर रहे हैं, उस तीसरे सर्कल पे काम कर रहे हैं जो ना उनके कंट्रोल में है और जो ना उनके इन्फ्लुएंस में है। हम उस सर्कल पे काम ही नहीं, मेरे हाथ में क्या है कि मैं खुश रहूं, मेरे हाथ में क्या है मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करूं, मेरे हाथ में क्या है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूं। पर हम कौन से उस पे काम करेंगे? ना इन्हें रोकना मेरे हाथ में है, ना इनको कुछ कर देना मेरे हाथ में है, और हमने अपने दुखों की समस्या क्या पैदा कर ली, हम इनके पीछे पड़े रहेंगे। इनके बारे में तो मेरा एक थॉट है, अपने दिमाग में एक बात बैठा लो और मन मन में वो सोच के खुश होते रहो। अब वो क्या है वो बता देता हूँ। जब आपकी कोई टांग खींचे, मान लीजिए लोग भाई क्या कर रहे हैं, ताने मारने का मतलब क्या हुआ? टांग खींचना ही तो हुआ। खुश रहने के ऊपर बता रहा हूँ। मैं दीपक सर की टांग खींचने की कोशिश करूं तो उस समय मेरी खुद की पोजीशनिंग कहाँ है? मैं खुद कहाँ हूँ? नीचे। दीपक सर के पाँव में, और पैरों में क्या होती है? जूती। तो मैं लोगों से कहता हूँ जब कोई तुम्हारी टांग खींचने आए तो मन मन में सोचा करो मेरे पाँव की जूती आ रही है। मन मन में खुश हो, आइए जूती जी, आ जाओ, लो टांग खींच लो। और जब किसी का हाथ खींचा जाता है मैम, तो हाथ खींचते समय हमारी पोजीशन कहाँ होती है? सर के ऊपर, और सर पे होता है ताज। मैं तो लोगों से भी कहता हूँ कई बार कि यार दुनिया में किसी की टांग इसलिए भी मत खींचना कि दुनिया के पाँव की जूती बने फिरोगे। लोगों के हाथ खींचो, लोगों को सपोर्ट करो, उनके सर के ताज कहलाओगे। तो मैं तो महिलाओं से कहता हूँ अगर कोई तुम्हारी टांग खींच रहा है, तुम्हें कोई टॉन्ट मार रहा है, ताने मार रहा है, तो सीधे सा लॉजिक है कि भैया वो हमारे पाँव की जूती है। और जूती की क्या टेंशन लेना? जूती 1 लाख की हो, 1 करोड़ की पाँव के नीचे ही रहेगी। तो जूतियों के तो मजे लो, जूतियों के काहे की टेंशन लेना, जूतियों से काहे के सिर में दर्द पालना। खुश रहो, अपने स्किल्स पे काम करिए, अपने टैलेंट पे काम कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आपको लगे अब मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हूँ। हाँ, हालांकि इस बात के कई मतलब ये भी निकलते हैं मैम कि ये जो इंडिपेंडेंट होने वाला बात है वो भी एक ट्रैपिंग है, उस पर कभी किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे। महिलाओं से ये जरूर कहूँगा, इन ट्रैपिंग में मत फंस जाइएगा कि मुझे परिवार की जरूरत नहीं है, मुझे लोगों की जरूरत नहीं है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है। नहीं, हमको सबकी जरूरत है। हाँ, जहाँ जेन्युइन ऐसी समस्या आ रही हो तो ये जूती वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कल से घर वालों को जूती समझना शुरू कर दें, इसका कहीं से कहीं तक मतलब ऐसा, और ऐसा हुआ भी है सर। अगर आप पिछले 10-15 सालों में देखें मैम, महिलाओं के साथ दूसरी तरह की ट्रैपिंग भी हुई है। महिलाओं के दिमाग में, जो माँ आज से 10-12-15 साल पहले बड़ी खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी ना, सोशल मीडिया पर हम जैसे मोटिवेशनल, एक्चुअली लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, मैं तो खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, इन लोगों के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ सर इसमें डिग्री तो चाहिए नहीं, इसमें कोई सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए। मैं लोगों से अक्सर पूछता हूँ भाई मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए क्या चाहिए, ट्रेनर बनने के लिए क्या चाहिए? तो कोई बोलता है जी ये जब वो सारी रामायण गा देते हैं तो मैं बोलता हूँ जी 250 रुपये। बोले जी मतलब? मैंने कहा 250 रुपये की विजिटिंग कार्ड छपवा लो, उस पर लिखवा लो मोटिवेशनल स्पीकर। तो कौन मना कर देगा? कौन क्या कर लेगा तुम्हारा? भाई अगर मैं लिखवा दूँ डॉक्टर हूँ तो आप पूछोगे डिग्री कहाँ जी? मैं लिखवा दूँ सीए हूँ, डिग्री कहाँ जी? मैं लिखवा दूँ इंजीनियर हूँ, डिग्री कहाँ जी? मैं लिखवा दूँ मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, इसमें क्या कर लोगे आप मेरा? तो एक्चुअली मोटिवेशन के नाम पे कंटेंट तो लोगों के पास है नहीं। तो सबसे आसान, लोगों की ताली बजवाने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ।
आपने कभी सड़क किनारे बैठे ज्योतिष देखे हैं? ज्योतिष बहुत बड़ा साइंस है, उनको तो मैं इज्जत करता हूँ, पर जो आपने वो झोला छाप ज्योतिष देखे होंगे, वो 3 पैट डायलॉग है उनके। हाथ देखते ही पहला क्या बोलते हैं? तुम तो परिवार के लिए बहुत कुछ करते हो, समाज के लिए बहुत करते हो, पर तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करता। अब ये सुनना किसे पसंद नहीं है बताइए? कौन इस धरती पर नहीं चाहता कि मेरे बारे में ऐसा कहा जाए? तुम हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते हो, पर जब तुम्हें जरूरत पड़ती है कोई नहीं। अरे तो धरती पर नालायक से नालायक भी यही सुनना चाह रहा है। तो पिछले 10-12 साल में महिलाओं को क्या बताया जा रहा है कि तुम घर में काम कर रही हो, तुम कोई नौकरानी हो क्या घर के काम के लिए? अब जो माँ अपने बच्चों को बड़े प्यार से खाना खिला रही थी ना, उसके दिमाग में फितूर घुसा दिया। वही अपने बच्चों से 6 बार बोल देती है पूरे दिन में, क्या मुझे नौकरानी, मैं काम करने के लिए आई थी क्या, मैं काम वाली हूँ क्या? अरे भाई काम करने के लिए आई नहीं थे, पर बच्चों को खाना खिलाना काम भी तो नहीं है। हाउसवाइफ होने को इतना डिग्रेड कर दिया गया है, गृहिणी होने को इतना नीचा दिखा दिया गया है कि हर गृहिणी के मन में अब ये फितूर भरा हुआ है कि मेरे साथ इंसल्ट करी जा रही है, मेरे साथ मुझे दबा के रखा जा रहा है गृहिणी बना के। नहीं जी, अगर आप में स्किल्स हैं, आप में टैलेंट है, आप बिल्कुल बिजनेस करिए, आप काम करिए, जॉब पे जाइए। पर अगर नहीं है तो हाउसवाइफ होने को भी हल्के में मत लीजिए। आप फिर भी बहुत बड़ा काम कर रही हैं, आपको सैल्यूट है, आप अपनी ताकत को समझिएगा। तो मैं इस कहता हूँ, इस ट्रैपिंग में भी मत फंस जाना, नहीं तो फिर दुखी रहना है सारी जिंदगी। तो ये 2-3 छोटी-छोटी बात है। बहुत बढ़िया। जी, थैंक यू। चलिए दोस्तों, ये अमर भाई की तो बातें ख़त्म नहीं होने वाली हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इनके साथ हम दोबारा कोई पॉडकास्ट करें और इनकी इतनी ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से भरी हुई और नॉलेज का पूरा पिटारा है ये इनसे भरी हुई बातें और की जाएं, तो दोस्तों कमेंट करिए अमर 3 और हम इन्हें कैसे भी करके दोबारा लेके आएंगे। बस आप लोगों को अपनी इच्छा जाहिर करनी है, बाकी काम मेरा है, ओनरशिप मैं लूँगा, आपको सिर्फ आदेश करना है। दीपक एक बार और बोलिए कि जिस टॉपिक पे चाहिए वो टॉपिक पे और लिखिए। जिस टॉपिक पे भी आप चाहते हो, ये 2 लोग मुझे करेक्ट कर रहे हैं, आप लोग लिखिए अमर AMAR, क्योंकि साहब का नाम अमर चौधरी है, हम समझ जाएंगे आप इन्हें दोबारा बुलाना चाहते हैं। और दोस्तों, यदि आपके मन में कोई टॉपिक है जिस पे आप लोग चाहते हैं कि चर्चा की जाए, इनसे समझा जाए, बातों में और विचारों में क्लैरिटी लाई जाए, पैसे में क्लैरिटी लाई जाए या किसी भी चीज़ में क्लैरिटी लाई जाए, आप लिखिए। मैं या इनकी टीम या मेरी टीम में से कोई भी उन क्वेश्चनर्स को नोट करेगा और अमर भाई को हम दोबारा बुलाएंगे, अपने साथ बिठाएंगे और बातें और चर्चा करेंगे। और हमारा तो भाई साहब पॉडकास्ट का नाम ही द डीप टॉक्स है, तो बातें डीप ही होंगी, बातें गहराइयों की ही होंगी। और दोस्तों, इनसे बात करके एक चीज़ तो है, जीवन का ज्ञान क्या मिलेगा क्या नहीं, लेकिन विचारों में क्लैरिटी बहुत मिलती है। ऑफ द कैमरा भी अभी हम 2 घंटे इनसे बात कर रहे थे और अभी शायद कैमरे के बगैर भी हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं और इतना आपको कोई गुणी व्यक्ति मिलता है जो आपके विचार, ये जो परतें हैं ये खोलती जाएं, तो आप वैसे ही बेहतर महसूस करते हैं, आप वैसे ही एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आपको लगता है कि हाँ, ये 1 घंटा मेरा जीवन में सार्थक हुआ। तो धन्यवाद करते हैं अमर भाई का कि यहाँ आए और इन्होंने इतनी बातें करी। थैंक यू अमर जी, थैंक्स अ बहुत लॉट। बहुत आभार Thank you. मैम, बहुत बहुत आभार मुझे ये मौका देने के लिए, बहुत बहुत आभार। चलिए, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।